दोस्तों इस्कॉन के अमोघ लीला प्रभु एक बहुत ही हाईली रिक्वेस्टेड एपिसोड है। बहुत पहले 2-2.5 साल पहले हमने गौर गोपाल दास प्रभु के साथ एक TRS इंग्लिश एपिसोड किया था जो बहुत ही बड़ा सुपर हिट एपिसोड बन गया। आई फील कि ये एपिसोड उसी एपिसोड का एक हिंदी वर्जन है, पर बहुत गहरी बातें करी है स्पिरिचुअलिटी को लेके, बहुत गहरी बातें करी है लाइफ को लेके, एस्ट्रल वर्ल्ड्स को लेके। आई होप कि आपको ये एपिसोड अच्छा लगे। फैमिली के साथ बैठ के ये एपिसोड को कंज्यूम कीजिए और अपनी फैमिली को भी बताइए कि यूट्यूब की दुनिया में TRS हिंदी नाम की एक चीज़ है जहाँ बहुत सारी स्पिरिचुअल बातें होती है। हमारी ग्रोथ आपके वजह से होती है, आपके शेयर्स की वजह से होती है। और जब आप अपने फैमिली मेम्बर्स को ऐसे पॉडकास्ट के बारे में बताते हैं तो दैट्स द हाईलाइट ऑफ ऑल आवर करियर्स ऑनेस्टली। आई होप यू एन्जॉय दिस पर्टिकुलर एपिसोड, अमोघ लीला प्रभु on the Ranveer Show Hindi. अमोघ लीला प्रभु सर, हाँ जी, एक बहुत ही बढ़िया हिंदी एपिसोड में आपका स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद रणवीर जी। आई एम रियली ऑनर्ड, मेरा सौभाग्य है कि आज मैं आपके समक्ष बैठा हूँ। ये इतना ज़्यादा रिक्वेस्टेड पॉडकास्ट मैं आपको बता नहीं सकता। रियली? अच्छा। और आई थिंक 2-3 सालों से हमें इस एपिसोड के रिक्वेस्ट मिल रहे। तो आपको क्या लगता है इस एपिसोड पे हम कैसी बातें करेंगे? वेल, मुझको पता नहीं। ऑफ कोर्स मैं तो खुश हूँ, आप जो भी पूछेंगे मुझे आनंद ही मिलेगा, बिकॉज मैं जानता हूँ कहीं ना कहीं अगर ये ऐसी रिक्वेस्ट आ रही है तो कहीं ना कहीं ये प्यार है ऑडियंस का। और हमेशा मुझको ये लगता है आई एम अनडिजर्विंग। इतना प्यार जब लोग देते हैं, मैंने रिक्वेस्ट की हो गया अमोघ लीला पूछेगी हमें यहाँ पर या वहाँ पर, सो सटली ये उनका प्यार है और ये आपका प्यार है कि आपने मुझको यहाँ बुलाया। और इसलिए मैं सोचा कि चलो मुंबई चलेंगे सिर्फ और सिर्फ मेरे प्यारे रणवीर जी के लिए। अरे सर, सर मैंने जितने भी मंक से बात किया मैंने 2 चीज़ें देखी है। एक, उनमें एक कॉमनैलिटी होती है जो होती है लव फॉर द डिवाइन, लव फॉर गॉड, भगवान की तरफ प्यार। हाँ पर कुछ कुछ अलग चीज़ें होती है हर मंक में पर्सनैलिटी वाइज। हाँ, या तो आपकी पर्सनैलिटी बहुत जॉयस है, प्लेफुल पर्सनैलिटी है, थैंक यू। चाइल्ड लाइक पर्सनैलिटी इन अ वेरी गुड वे। और आपका सेंस ऑफ ह्यूमर भी आ जाता है। आई थिंक दैट्स योर पंजाबी साइड। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जितना ज़्यादा आगे आपका मंक उठ जाता है, क्या आपको लगता है आप वो पुरानी पर्सनैलिटी रिटेन करते हैं या पुरानी पर्सनैलिटी चली जाती है और आप एक तरह के ही बन जाते हो? वैसे मेरा जो अनुभव रहा है, मैं तो पूरी तरह से चेंज हो चुका हूँ क्योंकि मैं बहुत ही इंट्रोवर्ट किस्म का व्यक्ति रहा था मैं। और जो मेरे पेरेंट्स भी हैं आज मुझे देखते हैं, कहते हैं नहीं हमारा बेटा नहीं है जी, ये तो उसका दूसरा कोई इनकारनेशन है ये। सो मैं पहले से बहुत ज़्यादा चेंज हुआ हूँ एक्चुअली। सो स्पिरिचुअलिटी से हम काफ़ी आगे बढ़ते हैं। कहीं ना हम एक बड़े ग्लूमी फेज ऑफ माइंड में रहते हैं जब हम स्पिरिचुअल नहीं होते। ये कोई भी चीज़ ना है बहुत आसानी से अटैक कर पाती है। लाइक अंग्रेजी में कहावत है, व्हेन वी आर नॉट हैविंग स्पिरिचुअल सब्सटेंस इन द हार्ट देन वी आर स्लेव्स ऑफ आवर सराउंडिंग्स। जब हमारे हृदय के अंदर आध्यात्मिक सत्व नहीं होता तो हमने आसपास की परिस्थितियों के गुलाम बन करके जीवन जीते हैं। तो ये किसी के साथ भी हुआ है। एक ऐसा व्यक्ति जो कि आज मंक है, ब्रह्मचारी है, मंक है भगवान की सेवा में, लेकिन पहले जब नहीं था सो ये चीज़ें उसको बहुत जल्दी अफेक्ट कर पाती थी। लेकिन आज वो लड़ पाता है, बल्कि ज़्यादा जैसे जैसे आगे बढ़ता है वो लड़ता भी है और विजयी भी होता है। इज़ विक्टोरियस ऑल्सो। सो इस तरह से हम इवॉल्व करते हैं तो हमें चेंज तो निश्चित रूप से आता है, नो डाउट। पहले हमारी एस्पिरेशन कुछ और थी, लक्ष्य कुछ और था, महत्वाकांक्षाएं कुछ और थी, लेकिन आज कुछ और है एक्चुअली। पहले हम कहीं ना कहीं सेल्फिश थे कुछ चीज़ों को लेकर के, कुछ चीज़ों में मन अटक जाया करता था, लेकिन अब मन नहीं अटकता है। नाउ लाइफ में ना ये जो भक्ति का जो लुब्रिकेशन है ना, ये आपको कहीं अटकने नहीं देता। तो आप चलते रहते हो और चलते रहते हो, एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ लाइफ। अटकना नहीं। ज़्यादातर दुख पता है क्यों है? हमारा मन ना कहीं ना कहीं अटक गया है और वहाँ से निकल नहीं पा रहा। अब वो दुख अपने आप में इतना बड़ा दुख नहीं है, उस दुख में जब मन फंस गया है ना और वहाँ से निकल नहीं पा रहा, वो बहुत दुख देता है बेसिकली। और क्योंकि लुब्रिकेशन है नहीं स्पिरिचुअलिटी की, भक्ति की, तो लोग फंसे रहते हैं वहाँ पर और वहाँ पर लगा रहता है उनको, वो दुख दर्द बना रहता है उनका। जैसे होता है घाव, तो बार बार उंगली लगाते रहो ना तो घाव भरता नहीं है। उंगली लगाते रहो घाव भरता नहीं है। तो ज़्यादातर लोग फिर यही करते हैं, उस पर घाव पे उंगली लगाते रहते हैं और घाव भरता नहीं है। पर स्पिरिचुअलिटी भक्ति आपको ताकत देती है, कहते हैं नहीं वहाँ हाथ नहीं लगाना। लाइक कृष्णा सेज इन द गीता, भगवान कहते हैं क्या, कालो अस्मि, समय मैं हूँ, मैं काल हूँ। सो भगवान जो है एज अ काल, ही इज़ अ हीलर ऑल्सो। कहते हैं टाइम इज़ अ ग्रेट हीलर, बट टाइम हाउ डज इट हील?
वेल दैट्स द एनर्जी ऑफ लॉर्ड श्री कृष्ण। तो कृष्ण की शक्ति से फिर फाइनली ये जो घाव में भर भी जाते हैं। सो जितना ज़्यादा स्पिरिचुअल होंगे तुम्हारे घाव जल्दी भर जाते हैं, बल्कि बेस्ट होता है ये घाव लगते ही नहीं है। सो वैसे टाइम होता क्या है अकॉर्डिंग टू यू, क्योंकि आपने सॉफ्टवेयर भी पढ़ा है, हाँ ऑफ कोर्स आई वाज बीटेक कंप्यूटर साइंस। या तो आप इंजीनियर हो बेसिकली। हाँ या और मैं आजकल एस्ट्रोफिजिक्स बहुत पढ़ रहा हूँ। अच्छा ओके। आई एम श्योर कि आपने भी कभी पढ़ा होगा हाँ, थोड़ा yeah, एस्ट्रोफिजिक्स। yeah. एंड आई नो कि मैंने एक्चुअली गौरंगा दास प्रभु से एस्ट्रोफिजिक्स के बारे में पूछा, उन्होंने कुछ कुछ चीज़ें बताई थी। He's from IIT बाबा, he's a genius। सर अकॉर्डिंग टू यू, और जो भी स्पिरिचुअल स्क्रिप्चर्स आपने पढ़े, टाइम होता क्या है वैसे, समय क्या होता है? क्योंकि मुझे ये पता है कि एस्ट्रोफिजिक्स के दुनिया में भी लोग टाइम को समझ नहीं सकते। टाइम एक ऐसी चीज़ है जो हमें फिजिक्स की इक्वेशंस में दिखती है, जैसे क्या स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, पर वो टाइम का फैक्टर, वो टी फैक्टर एक कन्वीनियंस फैक्टर है। यानी कि कुछ फिजिसिस्ट ने मिलकर कहा कि हमें खुद समझ नहीं आ रहा कि टाइम क्या है, बट इन इक्वेशंस में जब ये टी को डाल दिया तब दोज इक्वेशंस मेक सेंस। तो बट एक्चुअली कोई भी फिजिसिस्ट को टाइम समझ नहीं आया आज तक, और लोग ये समझ करने की कोशिश कर रहे हैं कि टाइम होता क्या है। तो स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो टाइम होता क्या? क्योंकि आप कह रहे हो कि कृष्ण भगवान कहते हैं कि मैं समय हूँ, तो कैन वी से कि आपका बचपन और आपका 2022 सेम टाइम पे हो रहा है? क्या 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 है ये स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ऑफ टाइम? तो समय तो चल रहा है, नो डाउट। समय के 3 फेज हैं, भूतकाल भी है, वर्तमान काल भी है और भविष्य काल भी है। तो ऐसा है, टाइम तुम करता है। सो टाइम इज बेसिकली कैटलिस्ट। जैसे कोई केमिकल रिएक्शन होती है ना, उसमें कैटलिस्ट डालो तो केमिकल रिएक्शन हो जाती है। एक्टिविटीज़ के लिए जो कैटलिस्ट है दैट इज टाइम। अगर टाइम थम जाएगा तो एक्टिविटी थम जाएगी। सो टाइम जो है वो एक कैटलिस्ट की तरह कार्य करता है। साथ ही टाइम क्या है, भगवान की शक्ति भी है। जो काल शक्ति है बेसिकली भगवान की, विच इज देयर इन द पर्सोनिफिकेशन ऑफ लॉर्ड शिवा। जो काल शक्ति है पर्सोनिफाइज एज शिवा, इसलिए शिव जी को हम बोलते हैं महाकाल ऑल्सो, क्योंकि बिकॉज ही रिप्रेजेंट्स टाइम। सो काल शक्ति इस तरह से कार्य करती है। तो पर्सोनिफिकेशन इज इन द फॉर्म ऑफ लॉर्ड शिवा। पर अल्टीमेटली कोई भी चीज़ अगर कार्य कर रही है ना, देयर हैज टू बी पर्सन जो कि कंट्रोल करता है इसको। कोई चीज़ फंक्शन वैसे नहीं करती, जैसे अगर स्टूडियो में कुछ है तो देयर इज अ पर्सन जो कि कंट्रोल कर रहा है इसको। उस तरह से जो काल भी है, इसके पीछे देयर इज अ पर्सन हु इज कंट्रोलिंग काल। तो काल क्या करता है? इट्स अ कैटलिस्ट फॉर थिंग्स टू हैपन। लेकिन इस दुनिया के अंदर टाइम काम करता है एज प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस एंड पास्ट टेंस। लेकिन क्योंकि उस टाइम के अंदर देयर इज नो स्पिरिचुअलिटी, तो इसलिए सब कुछ टेंस हो जाता है। इसलिए इंग्लिश लैंग्वेज में बिल्कुल सही बोला गया, पास्ट टेंस। प्रेजेंट भी कैसा है आपका? टेंस। तो फ्यूचर कैसा होने वाला आपका? वही बहुत टेंस है जी। सो पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, बिकॉज हेयर वी सी दैट टाइम इज वर्किंग इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में काम कर रहा है। लेकिन ना जब हम टाइम को भगवान से के कनेक्शन में नहीं लेके चलते, बट फॉर माई ओन एन्जॉयमेंट, माई ओन फन, मैं अपनी दुनिया में जब जी रहा होता हूँ इस तरह से, तो टाइम कहीं ना कहीं में काटता है। कहीं लोग बोलते हैं ना, हम सब बस समय काट रहे हैं जी, बस समय काट रहे हैं जी। तो समय कहता है ठीक है, फिर मैं भी काटूँ एक दिन तेरे को, फिर समय काट देता है उनको ऐसा। सो समय के साथ सब चीज़ें यहाँ पर इस दुनिया के अंदर सब चीज़ें घर्षित होती हैं। लाइक ब्यूटी गोज डाउन, सुंदरता नीचे जाएगी, प्यार मोहब्बत वो भी नीचे जाता है। शुरू में होता है द रोजेज आर रेड, द स्काई इज ब्लू, ओ माई डार्लिंग आई लव यू। बाद में होता है रोजेज आर डेड, आई हैव फ्लू, डोंट कम नियर मी, परे हट तू। इट हैपन्स। पर ये सब टाइम के साथ होता है। प्यार हो, मोहब्बत हो, सुंदरता हो, सब चीज़ें यहाँ टाइम के साथ नीचे जाती है। टाइम सब कुछ नीचे लेके जा रहा है। पर ये दुनिया क्या है? इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड। अगर रिफ्लेक्शन अगर ऐसी है तो फिर ओरिजिनल कैसा होगा? एज पर लॉ ऑफ ऑप्टिक्स, हमने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है ऐसा। सो स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर, इन द स्पिरिचुअल, वहाँ भी टाइम है। वहाँ पर टाइम हर चीज़ को और ऊपर बढ़ा रहा है। सुंदरता बढ़ रही है, प्यार बढ़ रहा है, सुख बढ़ रहा है। सो इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड हर चीज़ बढ़ रही है। तो द कर्व इज लाइक दिस, एक्सपोनेंशियल कर्व। उसकी रिफ्लेक्शन यहाँ पर ऐसी पड़ती है, ऐसी। यहाँ सब कुछ घट रहा है, सुंदरता घट जाती है। जो भूलोक कहते हैं हम, हमारे भूलोक में। अब भूलोक, जैसे ये भूलोक, जैसे हम लोग यहाँ पर रह रहे हैं, बेसिकली ये भूलोक है। देयर आर 14 प्लैनेट्स, बट विद इन यूनिवर्स टाइम इज एक्टिंग, हर चीज़ को नीचे लेके जाएगा वो। सुंदरता को, प्यार को, मोहब्बत को, बिल्डिंग्स को, सब चीज़ें नीचे की ओर जाती हैं, घर्षित ही होती हैं, नीचे की ओर जाती हैं। बिकॉज मटेरियल वर्ल्ड में इट एक्ट्स लाइक दिस ओनली। ओरिजिनली टाइम इज इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। सो स्पिरिचुअल वर्ल्ड मतलब क्या? स्पिरिचुअल वर्ल्ड जस्ट लाइक मटेरियल वर्ल्ड मीन्स जो कि मैटर का बना हुआ है वर्ल्ड, उसको बोलते हैं मटेरियल वर्ल्ड। मॉलिक्यूल्स, एटम्स, यस। तो जो डिविनिटी, जो स्पिरिचुअल सब्सटेंस का बना हुआ संसार है, वो जो जगत है उसको बोलते हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड, जिसे लोग एस्ट्रल वर्ल्ड भी कहते हैं। एस्ट्रल वर्ल्ड इज आल्सो पार्ट ऑफ मटेरियल वर्ल्ड, ओके, बिकॉज एस्ट्रल वर्ल्ड इज समवेयर कनेक्टेड टू द माइंड।
ओके। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप सपने में कुछ देखते हो एंड यू सॉ समथिंग रोमांटिक, तो उसका बॉडी पे फर्क पड़ता है। और यू सॉ समथिंग हॉरर, पर आप जो देख रहे होते हैं ना सपने में, मैं हूँ और मैं जो देख रहा हूँ, मतलब मैं ही खुद को देख रहा हूँ कि मैं किसी और से बात कर रहा हूँ। तो हम जिसको देख रहे होते हैं कि मैं किसी से बात कर रहा हूँ, वो मेरे एस्ट्रल बॉडी है बेसिकली, बट दैट्स ऑल्सो पार्ट ऑफ मटेरियल बॉडी। ओके। स्पिरिचुअल इज बियॉन्ड ऑल ऑफ दिस। एस्ट्रल बॉडी, सटल बॉडी, एक बॉडी सटल बॉडी होती है, माइंड, इंटेलिजेंस एंड ईगो, ये हमारी सटल बॉडी है। ग्रॉस बॉडी, दिस बॉडी जो कि हम देख रहे हैं एक दूसरे की, राइट, अर्थ वाटर फायर एयर ईथर, ये बनी बॉडी, दिस इज ग्रॉस बॉडी। इसके अलावा सटल बॉडी भी होती है, माइंड इंटेलिजेंस एंड ईगो। एस्ट्रल बॉडी भी जो हम सपने में देखते हैं, एस्ट्रल बॉडी। सो अल्टीमेटली वी हैव गॉट स्पिरिचुअल बॉडी आल्सो। जिसे कॉजल बॉडी भी कहते हैं। कॉजल बॉडी इज आल्सो पार्ट ऑफ मटेरियल बॉडी। ओके, मतलब उसके बियॉन्ड भी उसके बियॉन्ड इज द स्पिरिचुअल बॉडी which is made up of सच्चित आनंद, means eternal existence, full of knowledge, चित and आनंद। लाइक ये बॉडी बिल्कुल उल्टा है, असत अचित निरानंद। ये टेम्परेरी है और इसमें कोई नॉलेज भी नहीं है, इसमें कोई आनंद भी नहीं है, इसको कितना निचोड़ लो, चाहे लड़की की हो या लड़के की हो, निरानंद। सो दिस असत अचित निरानंद। तो एक बॉडी इसकी उल्टी भी होनी चाहिए ना, जो कि सच्चित आनंद हो। जैसे वो पढ़ा है उसमें बाइपोल हम पढ़ा करते रहे कि भाई अगर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज यहाँ इकट्ठा हुआ है, यानी यहाँ पर सामने वो पॉजिटिव चार्ज भी होगा। सो डाइपोल या बाइपोल बोला करते। तो ये इस तरह, तो दैट फेज इस तरह से लाइफ, जिस तरह अगर मैटर है तो एक ऐसी चीज भी होनी चाहिए जो कि बियॉन्ड मैटर है, विच इज स्पिरिचुअल एक्चुअली। सो स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज दैट। तो जो यहाँ है उसका उल्टा है वहाँ पर। वो प्राप्त कैसे होता है वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड? वेल, जो वहाँ के हैं उन्हीं के साथ कनेक्शन बनाना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को यूएसए जाना हो तो यूएससी की एम्बेसी है, उससे कांटेक्ट करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा कि मैं एक अच्छा आदमी हूँ जी, मैं वहाँ गड़बड़ी काम नहीं करूँगा, मैं लड़कियों को नहीं छेड़ूंगा, मुझे अमेरिका का वीज़ा दे दो ना प्लीज़। तो फिर अमेरिकन एम्बेसी जो है फिर आपके बारे में कंसिडर करेगी, आपके डॉक्यूमेंट्स देखेगी, आपकी सिंसेरिटी देखेगी, और फिर आपको वीज़ा पासपोर्ट वगैरह फिर करके देन फाइनली यू कैन गो टू यूएसए। सेम इज़ विद द स्पिरिचुअल वर्ल्ड एज वेल। When we show our credibility, when we show our honesty, sincerity, dedication, devotion to God, chanting His names, exclusive love, ठीक है भाई, okay, you have so much desperation for that world, enter the spiritual world. सर ठीक है, मटेरियल वर्ल्ड के बारे में बात करते हैं और सेंस प्लेजर्स, हाँ। जैसे कि जो आपके सेंसेस है, और जो नशे इस दुनिया के होते हैं, Yes. जैसे कि दारू, जैसे कि ड्रग्स, जैसे कि सिगरेट, जैसे कि सेक्स, जैसे कि बहुत ही बढ़िया खाना। ठीक है, खाने का भी एक अलग नशा रहता है कि वाह ये डिजर्ट का टेस्ट क्या है, इसका स्वाद क्या है। हाँ। पर अगर ये स्वाद इतने अच्छे होते हैं इन सारे नशों के, प्लूरल नशों, नशे, जो भी नशों के, तो कोई उस बड़े नशे के पीछे क्यों भागेगा? क्योंकि एक पिज्जा का टेस्ट इतना अच्छा होता है, हाँ, जब हम पिज्जा खाते हैं तो crispy, ये वाली फील आती है। तो आप कह रहे हो कि वो उस दुनिया के प्लेजर्स इस प्लेजर से ज्यादा, अनगिनत गुना ज़्यादा, मतलब मैं कंपेयर नहीं कर सकता कि 1000 गुना ज़्यादा या 1 लाख गुना ज़्यादा, infinitely more blissful. Yeah. And all that which is great is not cheap. And all that which is cheap is not great. सस्ती चीज़ें महान नहीं होती और महान चीज़ें सस्ती नहीं होती. That's the way life is. इसलिए लोग मंगखुड़ भी चूज करते हैं। Oh yeah, but very few. क्योंकि जब महान लक्ष्य होता है ना, तो फिर उसके लिए फिर मेहनत भी वैसे करनी पड़ती है, त्याग भी वैसा करना पड़ता है, जितना ऊंचा लक्ष्य। एक्चुअली वैसे बोला था कि ओके मंक्स हैं ये, दे आर नॉट एम्बिशियस, बट एक्चुअली मंक्स आर मोस्ट एम्बिशियस पीपल। इनको दुनिया की कोई चीज़ चाहिए नहीं। कहते अरे भाई तेरे को चाहिए नहीं दुनिया का, नहीं, इससे भी ऊपर। दे आर मोस्ट एम्बिशियस पीपल एक्चुअली, दोज हु आर स्पिरिचुअलिस्ट, मोस्ट एम्बिशियस। आई एग्री। और ये किसी को भी सिर्फ मंक से बात करने के बाद पता चलेगा कि जो मंक, क्योंकि आई फील कि हर इंसान के अंदर एक कैरेक्टर ट्रेट होता है कि यू नीड टू हैव पर्पस, कोई इंटेंशन होनी चाहिए। और उस पर्पस के बिना देयर इज नो पॉइंट ऑफ लिविंग। पर्पस कुछ भी हो सकता है, बट आई फील जितने भी मंक से बात करी है मैंने, उनका पर्पस यही रहता है कि हायर प्लेजर्स, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, व्हाट इज आउटसाइड ऑफ ऑल दिस। या दैट्स ट्रू। बट मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगा कि जब आपकी ट्रांजिशन हो रही थी इनटू बीइंग अ मंक, ट्रांजिशन फेजेस हमेशा मुश्किल रहते हैं, तो वो मंक की ट्रांजिशन करने में आपको किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा? देखो, सामना क्या करना पड़ा, बेसिकली हमारे प्री कंसीव नोशंस होते हैं, हमारे कुछ पास्ट इंप्रेशंस हैं, हमारे कुछ आदतें हैं, वो बीच में आदत देती हैं। लाइक फॉर एग्जांपल एक स्ट्रगल हो सकता है किसी का सुबह उठने का, उसका रहे भाई रात को मूवी देखेंगे और सुबह देर से उठेंगे। अब स्पिरिचुअलिटी में आके तो फिर आपको सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। सो दिस कैन बी अ चैलेंज। सो इस तरह के इंप्रेशंस जो हैं, ये चैलेंज
कभी लेकर के आते हैं, थोड़ा बहुत लेकर के आते हैं, लेकिन अब व्यक्ति को निराश नहीं होना चाहिए। भाई मैं अब जर्नी में निकला हूँ, मैं सफ़र में निकला हूँ अपने आप को चेंज करने के लिए, तो सर अब करेंगे। अब जब करते हैं तो इसमें विफलताएं भी आती, सो विफलताओं से, असफलताओं से वहाँ पर दुखी नहीं होना चाहिए। मन में फील रिपेंटेंट, आत्मग्लानि हो, अच्छी बात है, अंडरस्टूड, लेकिन एफर्ट्स करना छोड़ देना वो नहीं करना चाहिए। साथ ही क्या ना, हम स्पिरिचुअली परफेक्ट लोगों को भी देखते हैं, यार ये भी तो कर रहे हैं यार, ये भी तो भगवान का नाम ले रहे हैं, ये चैंटिंग हरे कृष्णा, ये तो हो क्या परफेक्ट यार, दिस पर्सन यार सो ब्लिसफुल, जॉयफुल, लाइक गौरांग प्रभु इज एक्चुअली माय इंस्पिरेशन। और मैं देखता हूँ यार प्रभु जी इज सो गुड, सो बैलेंस्ड, प्रभु जी क्या अंडरस्टैंडिंग है, सो मेनी ग्रेट टीचर्स आर देयर इन दिस वे। तो उनको देख के इंस्पिरेशन मिलती है, यस ये रास्ता भाई ये जाता तो है सफलता की ओर, मैं पीछे हूँ इसमें नो डाउट, लेकिन सफलता तो मिलती है इसके अंदर। तो ये देखिए फिर प्रेरणा मिलती रहती है कि हाँ हम आगे बढ़ेंगे। एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी में आना कैसा है, ये तो मानो एक टनल में घुसने जैसा है। जब टनल में घुसते ना तो होता क्या है कि आगे की तो रोशनी नजर आ नहीं रही होती, भाई टनल बड़ी लंबी है, पीछे की रोशनी कम होती जा रही, कम होती जा रही, कम होती जा रही, कम होती जा रही। फाइनली बीच में एक ऐसा फेज आता है, पीछे की बत्ती गुल, आगे बत्ती नजर नहीं आ रही। फिर लेकिन एक कॉल रहती है कि नहीं नहीं, लेकिन ना रास्ता तो यही बताया, तो ना ये बोनाफाइड है, इससे लोग स्पिरिचुअली परफेक्ट हुए भी हैं। और कई लोग जो आगे निकल चुके हैं वो देते हैं, अरे हाँ भाई आगे है, आगे है, ये सुरंग खत्म हो रही है, बिल्कुल जी। अब इस प्रकार से जो आवाज़ भी मिलती है, गाइडेंस मिलती है, तो बंदा चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। पीछे भी डार्कनेस है, आगे भी डार्कनेस है, चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। फाइनली सामने से लाइट आनी शुरू हो जाती है, बस फिर हमारी स्पीड और तेज़ हो जाती है, हाँ भाई टनल खत्म होने वाली जी। तो स्पिरिचुअल कल्चर भी बिल्कुल ऐसा ही होता है, इसमें थोड़े चैलेंजेस होंगे, खुद को हम टनल से गुजरेंगे, लेकिन घबराना नहीं चाहिए, चलते रहना चाहिए, संगति में चलना चाहिए। आपके साथ कुछ और लोग भी होंगे, कहते हैं जी हम भी गुफा में हैं जी, हम भी इसी टनल से निकल रहे हैं, चलिए चलिए साथ ही चलते हैं जी। तो साथ चलते 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 बातचीत करते 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 टनल आगे रोशनी आनी शुरू हो जाती है, दैट्स द वे। उस बीच के फेज के बारे में बताइए सर। हाँ, उस मतलब आप खुद के एग्जाम्पल के पर्सपेक्टिव से भी बता सकते हैं, पर उस बीच के फेज में क्या होता है जब पीछे की भी लाइट खत्म हो जाती है, आगे की भी लाइट खत्म हो जाती है? हाँ हाँ, मतलब उस वक्त आगे की लाइट बीच में व्यक्ति हतोत्साहित हो सकता है, निराश हो सकता है, उस वक्त उसको बैड एसोसिएशन मिल सकती है, बुरी संगति, यार कुछ नहीं रखा यार, किन चक्करों पड़ गए तुम, क्या क्या कर रहे हो भाई तुम, सर मुंडा करके अपना है, बाकी देखो दुनिया क्या है, नॉर्मल जी रही है। ऐसी एसोसिएशन भी आ सकती है, भड़का दे आपको, कहते अरे कुछ नहीं रखा, इट्स अ होपलेस बैटल, यू आर बैटलिंग विद योर सेंसेस, इट्स अ होपलेस बैटल, अपने मन से लड़ रहे हो यार तुम, अरे यार इट्स अ होपलेस बैटल, जियो यार, मजा करो भाई, कल का किसने देखा यार, तुम क्या सोच रहे हो, वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड ये वो ये सब इमेजिनेशन की बातें हैं। बीच में ऐसे लोग भी आते हैं, ये भी होता है। और कहीं ना कहीं माइंड की लेथार्जी भी होती है, माइंड को तो पसंद नहीं ना ये सब, माइंड डजंट वांट कि उसको कोई रिस्पॉन्सिबल वाला काम किया जाए, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम कराया जाए, तो माइंड तो नहीं चाहता है, तो इसलिए बार बार मन से जूझना, ये भी बढ़िया चीज़ है एकदम। जैसे माइंड से कभी कभी माइंड की बात सुन बैठते हैं, कभी माइंड को सुनाना ही पड़ता है, कहता है माइंड तेरा बहुत हो गया बस, पर माइंड कहता है तो क्या हो गया भाई, अरे भाई लेट्स हैव फन बाबा। तो ये चीज़ें बार बार पॉपअप होती हैं, इनको एड्रेस करना पड़ता है, एजुकेट करना पड़ता है, कहते हैं नहीं नहीं यार ना, आगे बढ़ना है या। सो इस तरह से बेसिकली जितनी आपकी इंटेलिजेंस स्पिरिचुअलाइज होगी, उतना ज़्यादा मन को हम एजुकेट कर पाएंगे। ज़्यादातर लोगों की क्योंकि इंटेलिजेंस वीक होती है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज, इसीलिए वो अपने मन को एजुकेट नहीं कर पाते, फिर मन जैसा कहता है फिर वैसा कर बैठते हैं। जैसे हिंदी में बोलते हैं बड़ा मनमौजी आदमी है यार, बड़ा मनमौजी आदमी है, पर एक्चुअली मनमौजी होना बड़ा खतरनाक है। लोग जो मनमौजी होते हैं ना वही लोग सुसाइड करते हैं, कहते बस मेरे मन में आ गया है, अब नहीं जीना, लो जी हो गया काम, हो जाएगा। एक्चुअली मन को गाइड करने के लिए वी नीड स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, आध्यात्मिक बुद्धि बनती है आध्यात्मिक ज्ञान से। जैसे हिंदी बोलते हैं तन शुद्ध होता है स्नान से, मन शुद्ध होता है हरि के नाम से, बुद्धि शुद्ध होती है दिव्य ज्ञान से, और धन शुद्ध होता है दान से। तो हर चीज को शुद्ध करने का तरीका अपना, धन शुद्ध होता है दान से, दान से। That's crazy. सर आई थिंक ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्पिरिचुअल लर्निंग है कि जो आपके मन के सोच विचार है, आपको उनसे खुद को अलग करके उन्हें देखना चाहिए। एग्जैक्टली, बहुत ही इम्पोर्टेंट मोमेंट होती है किसी की भी स्पिरिचुअल जर्नी में, हाँ yes. कि अगर आपका मन कह रहा है कि नहीं नहीं कुछ कर ले, कुछ पी ले, आपको एक थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से अपने खुद के मन को देखना चाहिए। हाँ बिल्कुल। अगर आप ना हलवा बना रहे हो ना, आप कढ़ाई में खड़े होकर हलवा बनाओगे ना, आप खुद हलवा बन जाओगे। कढ़ाई के बाहर खड़े हो जाओ, देन यू कैन मेक नाइस हलवा।
सेम ये माइंड के साथ भी करना है। अगर हम माइंड के साथ आइडेंटिफाई करेंगे, खत्म, खल्लास। मन से आइडेंटिफाई करना छोड़ना पड़ेगा, देन वी कैन एजुकेट द माइंड। फिर शिक्षा दे सकते हैं उसको, डांट भी लगा सकते हैं, पैम्पर भी कर सकते हैं, कभी थोड़ा उसको पैम्परिंग, कभी उसको एल्योरमेंट दे सकते हैं, देन वी कैन डू। लेकिन इससे आइडेंटिफाई करते रहेंगे फिर तो गए काम से। मेरे ख्याल मेरे फ्रेंड है डॉक्टर सिड वॉरियर, न्यूरोलॉजिस्ट है, इस शो पर उन्हें बुलाया है बहुत बार, और उनसे एक बात कर रहा था मैं इसी चीज़ के बारे में कि इसका प्रोसेस क्या होता है टू सेपरेट योर सेल्फ फ्रॉम योर थॉट्स, यानी कि खुद के सोच विचारों को खुद के सोच विचार नहीं मानना, उसका हाउ डू यू क्रिएट दैट मेंटालिटी। तो उन्होंने कहा कि एक नया कुछ रिसर्च पेपर निकला जिसमें कहा गया था कि ब्रेन की एक एरिया होती है जहाँ आप खुद के ब्रेथ को रजिस्टर करते हो, मतलब जब आप मेडिटेशन में अपने ब्रेथ पर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो या मंत्र के थ्रू एक ब्रेथ पर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो, उसकी वजह से वो पार्ट स्ट्रॉन्गर हो जाता है, एंड दैट पार्ट इज एसोसिएटेड विद थर्ड पर्सन थिंकिंग, यानी कि एक स्टेप बैक लेके खुद के मन को देखना। इट्स द सेम थिंग एज ऑब्जर्विंग योर ब्रेथ। तो आपको ये लगता है कि ये जो हमने कहा कि एक बहुत ज़रूरी स्पिरिचुअल मोमेंट होती है टू टेक अ स्टेप बैक फ्रॉम योर ओन माइंड, ये मोमेंट मेडिटेशन की वजह से स्ट्रेंथन हो सकती है? बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है, लेकिन इसके अलावा भी होती है। ओके। एक्चुअली कलयुग में विशेष रूप से ना लोग मेडिटेशन इतना इफेक्टिवली नहीं कर पाते, जो कि मेडिटेशन का एक्चुअली जो स्टैंडर्ड है जी। बिकॉज इट्स कलयुग इज एज ऑफ डिसएग्रीमेंट, डिस्टर्बेंस। यहाँ लोग डिस्टर्ब भी रहेंगे, डिसएग्री भी रहेंगे, हिपोक्रेसी भी रहेगी, चीटिंग मेंटालिटी भी रहेगी, ये कलयुग है। तो इसीलिए मेडिटेशन जैसी एब्जॉर्प्शन जैसी चाहिए वैसी कलयुग में यूजली नहीं हो पाती। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है श्रवण, सुनना। इसलिए हमारे वैदिक शास्त्र ऐसे रहे, श्रुति स्मृति। श्रुति मतलब सुनना, स्मृति मतलब उस पर कॉन्टम्पलेट करना। जैसे गाय होती है ना, जब चबाती है वो तो ऐसे चबाती रहती हो, उसको पूरा मतलब मलिदा निकाल देती है वो। सो श्रवण कम्स फ्रॉम च्यवन, टू च्यू। तो जो हम सुनने के बाद उसे मनन करना, इससे ना हमारी बुद्धि स्ट्रांग होती है, स्पिरिचुअलाइज होती है। इस स्पिरिचुअलाइज इंटेलिजेंस से देन वी कैन टेक केयर ऑफ द माइंड। ये तो माइंड है ना, वो अपना खेल खेलेगा। आपने देखा अक्सर कभी कभी क्या होता है, अगर पिताजी बड़े मतलब अपनी पत्नी को बिके हुए हैं, बच्चे जो मांगते हैं ना, तो माँ बोलती है जी सुनते हो जी, आप अब दो ना बच्चे जो मांग रहे हैं। कहता है ठीक है भगवान, जो तुम कहती हो ठीक है जी, तो खिला देगा बच्चों को, बच्चे जो मांगेंगे। ऑन दी अदर हैंड अगर हस्बैंड इज स्ट्रांग तो वाइफ बोलेगा देखो तुम चॉकलेट के लिए कह रही हो लेकिन बच्चे के दांत खराब होंगे, सो ही कैन एजुकेट द वाइफ। तो बच्चे क्या है, हमारी सेंसेस। जो वाइफ क्या है वो है माइंड, और जो हस्बैंड है वो है इंटेलिजेंस। अगर इंटेलिजेंस वीक होगी तो बच्चे जो मांगेंगे, मन बोलेगा जी बुद्धि जी दो ना, भाई सेंसेस मांग रही हैं, दो प्लीज़। ठीक है जी, मैं कुछ जुगाड़ देखता हूँ अभी। फिर इंटेलिजेंस जुगाड़ ढूंढती है, कैसे भोग करना है, कैसे मजा करना है मेरे को, कहाँ जुगाड़ देखना है। तो इंटेलिजेंस वो काम कर रही होती है। ऑन दी अदर हैंड अगर इंटेलिजेंस बिकम स्ट्रांग, स्पिरिचुअलाइज अगर हो जाती है, तो फिर वो माइंड को बोले देखो माइंड, इंद्रियों को समझाओ, इन चक्करों में पड़ेगी, बड़ा दुख पाएगी वो। सो वी आर टू मेक इंटेलिजेंस स्ट्रांग। बेसिकली गीता के अंदर हुआ क्या, भगवान श्री कृष्ण ने स्पिरिचुअल नॉलेज दे करके अर्जुन की जो इंटेलिजेंस है उसको डिवाइन कर दिया। एंड दैट्स व्हाई ही सेज नष्ट मोह स्मृति लब्धा। मेरा मोह नष्ट हो गया, नाउ माय कंफ्यूजन्स आर गॉन, आई एम रेडी टू फाइट। सो बेसिकली इंटेलिजेंस को डिवाइन कर दिया। तो स्पिरिचुअल नॉलेज हमारी इंटेलिजेंस को स्ट्रांग करती है, बेसिकली डिवाइन बनाती है। सो इंटेलिजेंस का पेट्रोल है डिवाइन नॉलेज। दूसरी वाली नॉलेज लेते हम लोग, पापी पेट का सवाल वाली, वो भी जरूरी है नो डाउट। जैसे हमारे टाइम हमको याद है, व्हेन वी यूज्ड टू स्टडी द बुक्स टाटा मैकग्रा-हिल, C++, जावा, मर जावा, वी यूज्ड टू स्टडी ऑल ऑफ दैट। क्यों भाई, पापी पेट का सवाल है। समुंदर जितना सिलेबस है, नदी जितना पढ़ पाते हैं, बाल्टी पर समझ में आता है, गिलास भर लिख पाते हैं, चुल्लू भर नंबर आते हैं, उसमें डूब के मर जाते हैं। तो ये भी ज़रूरी है नो डाउट, पर इसके अलावा स्पिरिचुअल नॉलेज इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। सर थोड़ा अजीब सवाल पूछना चाहूँगा। अरे सब सवाल वेलकम। तो जो हम कह रहे थे कि गेट अवे फ्रॉम सेंस प्लेजर्स, पर खाना भी एक टाइप का सेंस प्लेजर होता है, इसलिए कि वो सबसे बेसिक सेंस प्लेजर होता है। यस यस यस। तो अब एज अ मंक आप, आई एम अज्यूमिंग कि आप भी सेंस प्लेजर से दूर जा रहे हो कॉन्स्टेंटली, तो क्या आप अभी खाना को एंजॉय करते हो या उस एंजॉयमेंट से दूर जा रहे हो? या यहाँ पर आती है खूबसूरती भक्ति की। भक्ति क्या करती है आपसे ना, आपके सेंस प्लेजर छीनती नहीं है, आपके सेंस प्लेजर्स में डिविनिटी को ऐड कर देती है। फॉर एग्जाम्पल हम भी खाते पीते हैं, आई ऑल्सो टेक समटाइम, जैसे पिज्ज़ा हो गया, पराठे हो गए, जैसे आज सुबह में अपनी माँ के हाथ के बने गोभी के पराठे पा के आया हूँ। सो आई ऑल्सो हैड समथिंग, और ये देखा जाए तो सेंस प्लेजर है, बट वी ऑफर इट टू गॉड। हमने भोग लगाया,
हमने प्रसादम के रूप में पराठे पाए, प्रसादम के रूप में नूडल्स पाए. ऑफ कोर्स वी डोंट टेक नॉन वेज, अनियन गार्लिक वी डोंट टेक, पर ये सब अदरवाइज देयर इज ह्यूज वैरायटी. इसको फिर देन यू ऑफर टू कृष्णा, इट बिकम स्पिरिचुअलाइज, यू टेक इट. तो आध्यात्मिक हो गया जी. अच्छा और क्या पसंद है आपको? कहते हैं जी थोड़ा नाचना गाना हो. बिल्कुल नाचना गाना कर देंगे आपके लिए, बिल्कुल. बट स्पिरिचुअल वर्जन उसका है, नाची गाइए. तो बेसिकली भक्ति क्या करती है, आपके सेंस प्लेजर को आपसे छीनती नहीं है. आपको पसंद है सेंस प्लेजर, बहुत पसंद है जी. आपके सेंस प्लेजर में ही डिविनिटी ऐड करके आपकी कॉन्शियसनेस को अपलिफ्ट करती है. दैट्स व्हाई भक्ति इज मोस्ट प्रैक्टिकल फॉर द पीपल ऑफ कलयुगा. क्योंकि सेंस प्लेजर सबको पसंद है, कौन छोड़ने जाता है उसको? ऐसा कोई बात नहीं, उसी में ही हम मिलाते हैं कृपा को. एंड देन मर्सी टेक्स इट फॉरवर्ड, तो वो आगे ले चलती है हमें. तो कलयुग चल रहा है ऑफ कोर्स. और ख़त्म होने वाला है. नहीं, अब तो बहुत टाइम है इसको. अभी तो वी आर मेकिंग अ ट्रांजिशन फ्रॉम द्वापर टू कलयुग. कलयुग आने वाला है कलयुग है स्टार्ट हो चुका ऑलरेडी, बट वी आर मेकिंग अ ट्रांजिशन. एक होता है ट्रांजिशन फेज. जी. इस ऐसा नहीं होता कि मतलब कल द्वापर था आज कलयुग शुरू हो गया, आज रात के 12 बजे, नहीं ऐसा नहीं होता. सो इट मेक्स अ ट्रांजिशन. सो अभी वी आर इन ऑन अ ट्रांजिशन फेज, तो इसलिए कलयुग भी स्टार्ट हो चुका है, बट दैट्स लाइक बाय बाय टू द्वापर युग ऑल्सो. तो सर मतलब कोई आप डेट दे सकते हो रफली कि कब स्टार्ट हुआ था? Actually, it was the date was 20th of February 3102 BC. That was the date when Kalyuga started. ओके. पर जैसे सनराइज भी एकदम से पक नहीं होता, धीरे धीरे करके सनराइज होता है, उस तरह से कलयुग भी धीरे धीरे करके आगे बढ़ता है. तो वही 5000 ईयर्स मोटा मोटा हो गया. सो 3102 BC. So sorry, 18th of February. It was 18th of February 3102 BC is the happy birthday of Kalyuga. तो ये 5000 साल हो चुके हैं और अभी 4,27,000 साल और बाकी हैं बस. कितने सर? 4,27,000 साल वाह. सिर्फ. it's a beginning. That's why basically अभी beginning है. That's why people are still religious. लोग स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट दिखाते हैं. जन्माष्टमी के दिन लाखों लोग मंदिर के बाहर खड़े होते हैं. तो ये सब कलयुग वाली हरकतें थोड़ी ना है. सो कलयुग और हम बढ़ रहे हैं धीरे धीरे करके. ये रिलीजियोसिटी आगे बढ़ेगी धीरे धीरे करके. बट अभी करंटली इट्स अ गोल्डन एज. विद इन कलयुगा जो इसकी बिगिनिंग में गोल्डन एज आती है 10,000 ईयर्स की. इसमें एवरीवन चैंट्स द होली नेम ऑफ गॉड, सिंग, डांस, बिकम स्पिरिचुअली परफेक्ट इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. वो 10,000 साल का फेज आता है और करंटली दैट फेज इज गोइंग ऑन. जैसे ही वो फेज ओवर हो जाएगा फिर आएगा घोर कलयुग. उसकी शुरुआत होती है फिर एसिड रेन से. देयर वुड बी एसिड रेन. एसिड रेन से सारी वेजिटेशन खत्म हो जाएगी. जब वेजिटेशन खत्म होगी देन पीपल वुड बिकम कैनिबल्स, नरभक्षी. भाई सब कुछ खाने को है नहीं, देन आई ईट यू, यू ईट मी. दैट काइंड ऑफ कलयुगा स्टार्ट्स. पर लेकिन अभी उसमें है अभी 9,500 साल तो भी है कम से कम. सो नी नॉट वरी अबाउट इट. अभी गुड टाइम इज देयर. ये धरती रहेगी तब तक? धरती तो हमेशा रहेगी. इस पर धर्म अधर्म का वो चलता रहता है. जैसे ये बेसिकली जब कलयुग पूरा होता है, कलयुग का आखिर में देन कल की अवतार कम्स एंड ही डज नॉट गिव भगवद गीता, क्योंकि लोग पूरे बदमाश हो चुके हैं. सो देन ही डिलीवर्स देम बाय किलिंग देम एंड देन ही रीएस्टैब्लिशेस सत्युगा. फिर आगे से अगेन देयर इज एज ऑफ पाइटी. तो फिर से लोग तपस्वी होंगे, सत्यता होगी और दया होगी. अगेन देयर इज सत्युग. अगेन डिग्रेडेशन शुरू होगा, फिर त्रेता, द्वापर, कलयुग. सो इन दिस वे चलता रहता है ये साइकिल. सर कल की अवतार को लेकर आपके क्या सोच विचार है? क्योंकि एक बहुत ही फैसिनेटिंग सब्जेक्ट है और जिन लोगों को कल के अवतार के बारे में बिल्कुल नहीं पता, आई वुड लव फॉर यू टू एक्सप्लेन ABCs ऑल्सो ऑफ इट. हाँ. सो कल की अवतार इज ये भगवान का अवतार है जो कि सबसे आखिर में आता है, कलयुग के आखिर में आता है एकदम. और जब भगवान आते हैं सो ही हैज़ गॉट अ वाइट हॉर्स. इसके बारे में पूरा एक पुराण भी है, एक वन ऑफ द उप पुराण है कल की पुराण. तो उसके अंदर फिर उनके बारे में डिस्क्रिप्शन है दैट हाउ ही टेक्स बर्थ. उनका संभाला नाम की जगह में जन्म होता है. उनके पिता का नाम होगा विष्णु यश, उनकी माता का नाम होगा सुमति. सो ये उनके पेरेंट्स का नाम भी बताया गया है. और किस जगह पे होगा, इट वुड बी संभाला इट्स गोइंग टू बी पाइस प्लेस, पवित्र स्थान होगा. तो वहाँ पर उनका जन्म होगा, वहाँ पर प्रकट होंगे. भगवान का जन्म तो होता नहीं. तो भगवान वहाँ प्रकट होंगे एंड देन ही वुड ऑल्सो किल ऑल द मिसक्रिएंट्स. सारे बदमाशों का नाश करेंगे, पापियों का नाश करेंगे भगवान. उसका फिर से धर्म की स्थापना करेंगे. ही वुड रूल द प्लैनेट फॉर 1,000 ईयर्स. भगवान 1,000 साल तक राज्य भी करेंगे. उसके बाद फिर भगवान में लीला समाप्त करेंगे. और ऐसा कुछ क्रॉनिकल्स में बताया जाता है कि जो वैष्णो देवी है बेसिकली, ये शी इज़ अ फॉर्म ऑफ मदर लक्ष्मी. तो ये भी नीचे आती हैं पद्मावती के रूप में. शी मैरीज द लॉर्ड. फिर इनका भगवान से विवाह होता है बिकॉज ये नारायण है, ही इज लक्ष्मी. सो लक्ष्मी जी का नारायण जी के साथ विवाह भी होगा. और ये भी भगवान को असिस्ट करेंगी जो दुष्ट पापात्माएं उनको दंडित देने में. सो कुछ क्रॉनिकल्स ऐसा भी बताते हैं. सो शी वुड ऑल्सो जॉइन द लॉर्ड. तो इस तरह से पद्मावती एंड कल की अवतार ये कार्य करेंगे. एंड अगेन आपका इन स्टोरीज में इंटरेस्ट नहीं है?
बिल्कुल आप इंटरेस्ट, इंटरेस्ट है? हाँ बिल्कुल, दैट्स व्हाई आई नो देम। पर इस पूरे सब्जेक्ट में, इस पूरे स्पिरिचुअलिटी के सब्जेक्ट में, धर्म के सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट आप किस पार्ट में रखते हो? एक्चुअली वैसे भगवान श्री कृष्ण की जो नाम रूप गुण लीलाएं, दे आर वेरी वेरी वंडरफुल। तो मैं ये भी जानना चाहूँगा, क्योंकि पिछले पॉडकास्ट में आपने अपने चाइल्डहुड के बारे में बताया और आपने ये भी कहा कि पहले आप शिव भक्त हुए करते थे, हाँ या फिर कुछ ऐसे शिफ्ट हुआ आपकी हाँ लाइफ में, या तो मैं वो शिफ्ट के बारे में भी जानना चाहूँगा। अच्छा ओके। तो ऑफकोर्स मैं शिव जी को आज ही बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन शिव जी को मैं आज अपने गुरु के रूप में देखता हूँ, क्योंकि मैं जब बहुत अच्छा एक तगड़ा वाला शिव भक्त था, सो मैं जब आया हरे कृष्णा डिवोटीज बात, अब ये तो कृष्ण भक्त हैं, अब मैं शिव जी को लेके चला करता था। बट देन द स्क्रिप्चुरली इन्होंने शास्त्रों के पे आधार पर उन्होंने प्रूव किया कि इस तरह शिव जी जो है भगवान कृष्ण के गुणावतार है। जैसे सत्वगुण रजोगुण तमोगुण होता है, सो सत्वगुण के इंचार्ज हैं विष्णु जी, रजोगुण के ब्रह्मा जी, शिव जी जो है तमोगुण, ही इज नॉट इन तमोगुण, ही इज एचओडी ऑफ तमोगुण। सो इस तरह से अब ये तो शास्त्रिकली दे वर गोइंग ऑन। सो इन दिस वे आई मेड अ ट्रांजिशन, आई इवन प्रे टू लॉर्ड शिव, आई वेप्ट, मैं रोया भगवान शिव जी के आगे, मैं कहा शिव जी ऐसा क्यों हो रहा है, मैं आपके प्रति लॉयल रहना चाहता हूँ, मैं आपके प्रति वफादार रहना चाहता हूँ, मैंने बचपन से आपकी भक्ति की है, शिव जी प्लीज़, शिव जी मेरी मदद करिए, मुझे कृष्ण आपने और आकर्षित कर रहे हैं, मैं कृष्ण की ओर नहीं जाना चाहता, मैं सिर्फ आपके पास रहना चाहता हूँ। शिव जी ने मेरी एक नहीं सुनी, ही स्टिल लेट मी गो टुवर्ड्स कृष्णा। सो आई सी कि एक्चुअली शिव जी जो है ही इज़ माई गुरु, क्योंकि जो भगवान हरि से मिला है वो गुरु होते हैं। तो शिव जी को आज मैं अपने गुरु के रूप में देखता हूँ ऐसा। सो शिव जी से आज भी प्यार करता हूँ, बट टुडे माई लव इज नॉट ऑन सेंटिमेंटल प्लेटफॉर्म, आज वो आध्यात्मिक है, बिकॉज आई सी हिम एज माई स्पिरिचुअल टीचर हु गेव मी ग्रेस, हु गेव मी हरि। और कृष्ण भगवान मतलब किस नज़रिए से उन्हें देखते हो? हाँ, आप किस नज़रिए से उन्हें देखते हो कृष्ण भगवान को? कृष्ण भगवान को, कृष्ण इज, ये परम भगवान है वास्तव में, दैट ही इज द सुप्रीम लॉर्ड। उसके बाद उनके इनकारनेशंस भी हैं, उनके अवतार भी हैं, नो डाउट, देवी देवता भी आते हैं वैदिक कल्चर के अंदर ऑफ कोर्स। सो इसलिए अगर मैं बोलूँ सनातन धर्म क्या है, सनातन धर्म इज मल्टी लेवल, क्योंकि कई सारे डेमीगॉड्स हैं, पॉलीमॉर्फिक यानी बहुत सारे अवतार भी हैं, सो पॉलीमॉर्फिक भगवान के अवतार भी हैं, पॉलीमॉर्फिक, और मोनोथिस्टिक रिलीजन, दैट इज सनातन धर्म बेसिकली। सो मल्टी लेवल, पॉलीमॉर्फिक, मोनोथिस्टिक, मोनोथिस्टिक मतलब एक भगवान, देयर इज वन गॉड, परब्रह्म जिसे कहते हैं। हाँ परब्रह्म इज बेसिकली कृष्ण। ओके। जैसे मैंने बताया ना, भगवान रोशनी नहीं है, रोशनी भगवान से निकलती है। या जब मैं कृष्णा शब्द का इस्तेमाल करूँगा आपके सामने, क्या आपको एक इंसान दिखता है या आपको एक लाइट दिखती है? कृष्ण मतलब ही है द सुप्रीमली अट्रैक्टिव, जो सबसे अधिक आकर्षक है। लाइट कभी आकर्षक नहीं होती। लाइट आपको बहुत लाइट फील करा सकती है, लाइट आपको संतोष दे सकती है, लाइट आपकी अज्ञानता को दूर कर सकती है, लेकिन लाइट आ किससे रही, जब तक हम इससे नहीं जुड़ेंगे तब तक कंप्लीट सेटिस्फैक्शन नहीं आने वाला है। सो कृष्णा मीन्स कृष्ण मीन्स सबसे अधिक आकर्षक, णा का मतलब आनंद का सागर, दिव्य आनंद का सागर। सो कृष्णा मीन्स सबसे अधिक आकर्षक, जो आनंद का सागर है वो भगवान का स्वरूप है वास्तव में। सो ही इज अखिल रसामृत मूर्ति, कृष्ण जो है सारे रसों की मूर्ति है, लाइक दैट। सो ही इज हैविंग अ डिवाइन फॉर्म। मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि शिव जी की बात की जाए तो लोग मानते हैं कि शिव जी इज बोथ फॉर्मलेस एंड विद अ फॉर्म, यानी कि उनका इंसान का भी फॉर्म रहता है कि एनर्जी की भी फॉर्म रहती है। एक्चुअली ऐसा नहीं कि ना हमारा मतलब उनका भगवान इंसान का फॉर्म है। जैसा हम ये नहीं कहेंगे कि ना रणवीर के पिताजी बिल्कुल रणवीर पे करें, हम भी कहते हैं रणवीर अपने पिताजी पे क्या है, हम कभी उल्टा नहीं बोलते ना कि ना पिताजी बिल्कुल रणवीर पे गए, ऐसा कैसे हो जाएगा। इसलिए कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि ना हम वी इमेजिन कि ना गॉड की फॉर्म इंसान वाली है, इसको बोलते हैं एंथ्रोपोमॉर्फिज्म, यानी कि हमने अपनी इमेज को प्रोजेक्ट कर दिया भगवान के ऊपर कि ना भगवान की इंसानी इमेज है। नहीं, उल्टा है, हमारी भगवान जैसी इमेज है। गॉड इज हैविंग ओरिजिनली दैट फॉर्म, उनसे फिर ये वाली फॉर्म आई है। इसके लिए फिर स्क्रिप्चर्स में आता है दैट व्हेन गॉड क्रिएटेड ऑल दीज डिफरेंट फॉर्म्स, लेकिन ना सारी फॉर्म्स में भगवान ने देखा इनमें ना मेरे तक आने का किसमें विवेक नहीं है, लेकिन दैट एट द एंड ही मेड द मास्टरपीस। फिर भगवान ने अपने जैसी दिखने वाली एक फॉर्म बनाई, एंड दैट इज द ह्यूमन फॉर्म। उसमें भगवान ने इंटेलिजेंस दी, विवेक भी दिया उसके अंदर, उसमें रैशनैलिटी दी, ये सब दिया, सो दैट दे कैन यूज दैट पर्टिकुलर फॉर्म में सोल, यू कैन यूज ऑल ऑफ दिस कि हम भगवान के फिर नज़दीक आ सकें। सो ऐसा नहीं कि भगवान का इंसानी रूप है, नहीं, हमारा भगवान का इमिटेशन वाला रूप है। समझा। सर मेरे लिए मेरी खुद की स्पिरिचुअल जर्नी में मेरे सपनों का एक बहुत बड़ा रोल रहा है। सपने एज एन नॉट माई होप्स इन लाइफ, बट रात को जो सपने आते हैं उनमें
काफ़ी सारे ऐसे सपने आए हैं मुझे जहाँ कोई पिवटल मैसेज दी गई है, या मुझे मान लो अभी मैं यूट्यूबर हूँ, कोई क्रिएटिव ब्लॉक आ गया मेरी लाइफ में, तो कभी कभी मुझे आइडिया भी आ जाता है सपनों में। तो वैसे ही मैं आपके सपनों के बारे में पूछना चाहूँगा, जो मंक्स रहते हैं, हाँ हाँ हाँ, आप रात को सोते हो, आपको सपने आते हैं? नहीं मेरे को तो नहीं आते, बिल्कुल नहीं। इट्स ब्लैंक, इट्स लाइक मैं सोता हूँ बस एक सेकंड होता है, फिर मैं अलार्म बज जाता है, फिर मैं 4 बजे उठ जाता हूँ एंड दैट्स इट। कितने घंटों के लिए सोते हो आप? आई स्लीप फॉर 5 आवर्स। हाँ 11 बजे सोता हूँ, 4 बजे उठता हूँ। और अब मेडिटेट कितना करते हो? सुबह कम से कम 2 घंटा तो करता ही हूँ। ओके। उसके बाद some of the days like एकादशी वी मेडिटेट इवन मोर, समटाइम्स वी गो फॉर मेडिटेशन मैराथॉन्स, तो उसमें तो फिर देन 12 आवर्स 18 आवर्स, समटाइम्स दैट्स लाइक वंस इन अ ईयर। जैसे कार्तिक का महीना आएगा, जैसे कार्तिक इज़ वेरी ऑस्पिशियस डे, सो ऑस्पिशियस पूरा मंथ ही ऑस्पिशियस होता है, तो देन वी गो फॉर मैराथन मेडिटेशन ऑल्सो, तो उसमें फिर समटाइम्स 6 आवर्स 8 आवर्स, लाइक लास्ट 5 days आई नोन विश्व पंचक, तो उसमें तो दोज हु गो फॉर चैंटिंग ऑफ 192 राउंड्स ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र, दे डू मेडिटेशन फॉर 18 आवर्स एज वेल। आपने किए 18 आवर्स की मेडिटेशन? मैंने एक बार की थी। तो क्या होता है उसके एंड में, क्या होता है? Actually you become pagla क्या होता in है? a good sense, Huh? not that you lose your senses and you become mindless and crazy. You feel that this is the thing, actually this is the thing, और ऐसा भी नहीं कि ना मैंने अपने आप को आई एम ना हेल्यूसिनेटिंग, ये इतना कर लिया ना तो फिर ना माइंड वैसी हो गई जी आपका, और कुछ नहीं, तो इतना का आपने एक आर्टिफिशियल इम्पोजिशन कर दी माइंड के ऊपर कि अब यही है जी, बट एक्चुअली इट इज़ नॉट एन आर्टिफिशियल इम्पोजिशन, यू वी एक्चुअली फील कि ना मेरी आत्मा का स्वभाव यही है, ये जो भगवान के लिए प्यास रखना मेरा यही स्वभाव है एक्चुअली, एंड दिस इज़ द थिंग विच आई शुड बी डूइंग। मैंने अपने जीवन में जो कुछ भी किया ना, मैंने आज लाइफ में सबसे अधिक मीनिंगफुल काम किया मैंने। थैंक यू माई लॉर्ड, थैंक यू, बट थैंक यू नहीं करना होता है, थैंक यू नहीं, सो मच ऑफ ग्रैटिट्यूड इट इज़ देयर, और आपके मन में कुछ जो चीज़ें फंसी हुई है ना पुरानी, वो मतलब ऐसे निकल जाती हैं ऐसे वो कभी यहाँ पे थी नहीं। मानो कोई ग्रज था किसी को लेकर के, रिजेंटमेंट थी, कुछ जो भी वो नेगेटिव फीलिंग है, वो ऐसे वाइप आउट हो जाती है, ऐसे वो कभी मतलब उसका ट्रेस भी नहीं बचता, ऐसा हो जाता है। और यही फील होता है, यस टुडे आई डिड द मोस्ट मीनिंगफुल थिंग इन माई लाइफ। सर बहुत लोग जो ये पॉडकास्ट सुनते हैं हमारे, बहुत लोग मेडिटेट करते हैं, हमेशा ये पूछते हैं कि हाउ डू वी टेक इट बियॉन्ड 15 मिनट्स, हाउ डू वी टेक इट बियॉन्ड 20 मिनट्स, अगर 20 से 30 जाना है या 30 मिनट से 2 घंटे तक जाना है, तो वो भी एक प्रोसेस रहता है, किसी को आपको ट्रेन करना पड़ता है, या यू नीड टू हियर मे बी अ पॉडकास्ट समवेयर, तो वो एडवाइस आप क्या देंगे कि आपके मेडिटेशन के ड्यूरेशन आप स्ट्रेच कैसे कर सकते हो? एक्चुअली द मॉर्निंग टाइम है, इट इज मोस्ट फेवरेबल, कि पेट खाली रहता है? पेट खाली भी रहता है एक्चुअली। मॉर्निंग टाइम जो है वो सत्वगुण में काउंट होता है, ओके। दोपहर का टाइम जो होता है वो रजोगुण में काउंट होता है, रात का टाइम जो है वो तमोगुण में काउंट होता है। इवन आप देखो रेडियो में जो गाने बजते हैं ना, वो भी उस हिसाब से बजते हैं। मॉर्निंग में गाने कैसे गाने बजते हैं, करो हरि दर्शन, ये मॉर्निंग बजेंगे। दोपहर में बजेंगे दिल कबूतर खाना है, हर किसी का आना जाना, ये दिस इज रजोगुण। गाना बिल्कुल वैसा बजेगा। रात को रॉक मेटल जाए 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 जाए, वो दैट्स तमस। सो इवन रेडियो पे गाने भी सत्तो रजो तमो के हिसाब से बजते हैं, बिकॉज मॉर्निंग टाइम इज एक्चुअली इज इन मोड ऑफ गुडनेस। तो जैसे मेडिटेशन का बेस्ट टाइम जो है एक्चुअली मॉर्निंग ही है। मॉर्निंग क्या टाइम सर? मॉर्निंग देखिए आई वुड से ब्रह्म मुहूर्त स्टार्ट्स है 4:10, अगर कोई तब करे तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन उसके लिए मैं रेकमेंड करूँगा टाइम से सो भी जाएँ। अगर आप रात को 10 बजे सो जाते हैं, देन यू कैन गेट बाय 4 o'clock, गेट रेडी एंड देन 4:15 यू कैन स्टार्ट। तो 6 घंटे की नींद भी ज़रूरी है, नहीं तो होता क्या लोग नींद पूरी कर होते हैं मेडिटेशन में, और उसके बाद थोड़ी पावर नैप जो होती है, यू फील गुड। वो हाफ एन आवर की पावर नैप के बाद किसको अच्छा नहीं लगेगा। तो इसीलिए आप प्रॉपर रेस्ट भी लें, 10 बजे सो जाएँ, 4 बजे उठें, मतलब जो आपके लिए कोटा आपको अच्छा लगता है वो आपके लिए जो सफिशिएंट है वो करके देन यू स्टार्ट। 4 बजे नहीं कर सकते 5 बजे करें, 5 नहीं कर सकते 5:30 करें, बस 6 बजे को मैं मतलब ले लेंगे, बट दैट्स नॉट रियली मतलब अप टू द मार्क। फिर 7 बजे कौन सी मेडिटेशन होती है, 7 बजे तो खैर वो इट स्टार्ट्स विद अब रजोगुण का मिश्रण शुरू हो जाता है टाइम के अंदर। तो इसीलिए मॉर्निंग टाइम इज़ द बेस्ट टाइम। एक्चुअली हमने देखा अब होता क्या है, ज़्यादातर देखिए लाइफ में जब लोग जी रहे हैं, अब लोग प्लस माइनस को हैंडल नहीं कर पाते, क्योंकि ना वो लोग कवच नहीं पहनते। जैसे अगर मैं बैटल फील्ड में जाऊँ बिना कवच पहने हुए, तो तीर तो मेरे को आर पार हो ही जाएंगे। मैं निकला यूनाइटेड कलर्स ऑफ बेनेटन, तो फिर तो तीर तो आर पार होंगे जी, कवच पहन के निकलना चाहिए था। तो कई बार लोग क्या सुबह सुबह जब ये भगवान का नाम ना ले करके ऐसे ही उतर जाते हैं क्या, बस अब लाइफ शुरू करते, लाओ यार चाय लाओ यार, और बिस्कुट डुबोए, पार्ले जी, मारी गोल्ड, टक टक करके फिर वो
गाड़ी में निकल करके, बट लेकिन अब सर आप तो यूनाइटेड कलर्स ऑफ बेनेटन या फिर एडिडास की शर्ट पहन के हम निकल गए, आप तो आपने कवच तो पहना ही नहीं सुबह सुबह। फिर इसलिए फिर हमारी लाइफ में जो दिन भर में जो प्लस माइनस हो रहा होता है, फिर हम उसको हैंडल नहीं कर पाते ठीक से, फिर वो चीज़ें मन में चलती रहती है। फिर शाम को आके व्यक्ति क्या मेडिटेशन करेगा, क्योंकि वैसे ही मन फ्रस्ट्रेटेड है, फ्रस्ट्रेटेड माइंड से अब क्या मेडिटेशन होगी। मॉर्निंग में करके कवच पहन के फिर आप उतरिए, फिर जो तीर चलेंगे तो आप तीरों को झाड़ देंगे आराम से, क्योंकि आपने कवच पहना हुआ है जी। सो दैट्स वाई मॉर्निंग में स्पिरिचुअल प्रैक्टिस जो है बहुत ज़रूरी है, तो उसमें आप लंबा कर पाते हैं, बिकॉज सत्वगुण गिव्स यू कामनेस। उस कामनेस की वजह से 15-20 मिनट क्या आधा घंटा भी आराम से हो जाता है। लाइक इस्कॉन के अंदर आई नो देयर आर हाउस होल्डर्स, गृहस्था डिवोटीज हैं ये लोग, ये 20 बच्चे लोग वाले लोग जाए, ये सब लोग सुबह उठ करके जब नाम लेते हैं 2-2 घंटा नाम ले लेते हैं लोग आराम से। गृहस्थ लोग हैं, ये जिम्मेदारी पूरी कर लेते हैं, पढ़ाई लिखाई भी चल रही है इनकी, बिजनेस भी चल रहे हैं, नौकरियाँ चल रही हैं, उसमें कोई कमी नहीं है, पर सुबह सुबह कवच पहन के जाते हैं, तो फिर अब जो पूरे दिन भर में जो चलना है उतार चढ़ाव होंगे, उनको अच्छे से हैंडल कर पाते हैं। सर इस पॉडकास्ट की शुरुआत में हमने टाइम की बात करी, मुझे एजिंग की भी बात करनी है, क्योंकि मैं मेरे आसपास के जो मेरे बचपन के दोस्त हैं, आधे ऐसे जिनको स्पिरिचुअलिटी बहुत अच्छी लगती है, आधे ऐसे जिनको स्पिरिचुअलिटी बहुत बुरी लगती है, एंड आई अंडरस्टैंड बोथ साइड्स ऑनेस्टली। पर मैंने ये भी देखा है कि जितने भी फ्रेंड्स को स्पिरिचुअलिटी अच्छी लगती है, they are enjoying the process of aging and opposite is happening on the other side, कि शायद यहाँ एजिंग फास्ट भी हो रही है लाइफस्टाइल की वजह से, टेंशन की वजह से, लैक ऑफ काम, जैसे कि आपने कहा कवच के बिना वॉर में जाना। तो 2 सवाल है, पहले तो एजिंग के बारे में थोड़ा बता दीजिए, और दूसरा सवाल है कि एज अ मंक आपका एक्सपीरियंस क्या है एजिंग का, मतलब लिटिल थिंग्स, जैसे कि मान लो आपको आपकी सोच विचार कैसे बदलते हैं, या हाउ डू योर लुक्स चेंज, आपका खुद का एक्सपीरियंस क्या रहा है? वैसे जनरली स्पीकिंग एजिंग थोड़ी स्लो हो जाती है जब व्हेन वी बिकम मंक। एक तो इसका आयुर्वेदिक कारण भी है, वाई, बिकॉज बॉडी में जो हमारी धातु है, सो दैट धातु इज सो पावरफुल कि उससे इवन somebody कैन प्रोक्रिएट, मतलब एक नई जिंदगी हो सकती है, मतलब वो बहुत पावरफुल चीज़ है। अब मंक जो कि वाकई मंक है, वो इस धातु को मेंटेन करता है बॉडी के अंदर, उसको बोलते हैं ऊर्ध्वरेतसा, दैट मीन्स दिस गोज अपवर्ड इंस्टेड ऑफ गोइंग डाउनवर्ड। अब सीमेन रिटेंशन के बारे में बात कर रहे हो। सो सीमेन रिटेंशन जो है, क्योंकि बॉडी में रहता है, तो द धातु इज देयर, उसकी वजह से द पर्सन इज मोर सात्विक, उसकी वजह से जो थिंकिंग है इट गोज टू द नेक्स्ट लेवल, उसकी वजह से आप एंग्जाइटी नहीं लेते, इट गिव्स यू लॉन्गेविटी, उसकी वजह से डिसीज बॉडी पे कम काम करती है। जितना कोई व्यक्ति चीप थ्रिल के लिए इसको स्पिल आउट करेगा अपने सीमन को, उतना ज़्यादा दिस पर्सन इज मोर प्रोन टू गेट डिसीजेस। तो इसलिए जितना इसको रिटेन करेंगे उतना अच्छा है, सात्विकता बढ़ती है, सत्वगुण बढ़ता है, स्पिरिचुअल एक्यूमेन बढ़ता है, लॉन्गेविटी बढ़ती है, एंड इनफैक्ट रेस्पेक्ट फॉर अपोजिट जेंडर दैट ऑल्सो इंक्रीजेज इफ समबडी रिटेन्स इट। सो इसीलिए मंक्स बिकॉज दे रिटेन इट, तो इसीलिए उनमें ये सारी क्वालिटीज़ आ जाती हैं। और साथ में उनकी बहुत कोई मगजमारी नहीं है लाइफ को लेकर कि ना वो बच्चों को पालना है, बड़ा करना है, दहेज इकट्ठे करने हैं, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट, ये वो भला ढिमका, मेरी वाइफ मुझसे नाराज़ है, नहीं नाराज़ है, मेरा हस्बैंड मुझसे नाराज़ है, नहीं नाराज़ है, वो तो किसी और को देख रहा था, वो तो किसी और को देख रही थी, शायद उसको वही पसंद आ गया होगा ना, अब मैं तो उसको सेटिस्फाई कर नहीं पा रहा ना, अब हम तो खच्चर ही हो गए, हम तो बेवकूफ़ ही हो गए। अब ये सब उलझुल बातें हैं, ये मंकी लाइफ में है ही नहीं। उसको सिर्फ एक थोड़ा ध्यान रखना, अपने हेल्थ का थोड़ा सा उसको ध्यान रखना है, बस दैट्स इट, उसकी लाइफ में और कुछ है नहीं। तो दैट्स वाई बिकॉज ही इज थिंकिंग ऑन नेक्स्ट लेवल, तो इसलिए एजिंग स्लो डाउन हो जाती है। टेंशन कम है बेसिकली, टेंशन भी नहीं है, और टेंशन ऐसे नहीं, टेंशन वाली चीज़ें आती नहीं है, मंक की लाइफ में टेंशन होती है, पर टेंशन उसको दिक्कत नहीं देती। लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम टू, जैसे मैं इस्कॉन द्वारका से आ रहा हूँ, वहाँ मुझे मंदिर बनाना है जी, मंदिर के लिए अभी कितना पैसा चाहिए, कहते हैं 180 करोड़ का मंदिर बनना है। अच्छा कितने और चाहिए, कि 100 करोड़ और चाहिए। अच्छा तो पैसा है, कहते नहीं जी पैसा सारा खर्च हो गया। अच्छा कहाँ खर्च हो गया, कहते हैं ये जी कोविड हुआ था, कोविड में हमने 4.5 करोड़ लोगों को प्रसाद खिला दिया, तो सारा मंदिर का पैसा तो गया अब। अच्छा पैसा है अब नहीं है, टेम्पल कंस्ट्रक्शन रुकी हुई है, नोटिस आया हुआ है जी इतने समय तक पूरा करना है मंदिर। तो ये अब चीज़ें अब एंग्जाइटी वाली हैं, लेकिन एंग्जाइटी ना बहुत तंग नहीं करती इसको। फिर मंक ऐसे चलता है, ओके भाई अब चलो फिर और मेहनत करते हैं भगवान की सेवा में, सो लेट्स गेट इनटू इट, ओके गियर अप। तो इस भाव के साथ व्यक्ति चलता रहता है द मंक। तो अब उसने अपनी गृहस्थी तो बसाई नहीं, तो भगवान कहते ठीक है अब तूने अपनी गृहस्थी नहीं बसाई ना, तो अब तू मेरी गृहस्थी संभाल। सो गॉड गिव्स हिज डिवाइन गृहस्थी टू द मंक। सो मंक अब गृहस्थी में तो थोड़ी बहुत टेंशन एंग्जाइटी रहेगी, लेकिन वो दैट इज़ वेरी जॉयफुल। चैलेंजेस हैं उसके अंदर, पर लेकिन वो बट इज़ वेरी जॉयफुल। सो मंक्स ऑल्सो दे वर्क हार्ड,
अगर मंक अगर लेथार्जी हो जाएगा, लेथार्जिक हो जाएगा, आलसी हो जाएगा, मतलब बहुत ही बेकार लाइफ, तामसिक जीवन हो जाएगा उसका। ऐसे होते हैं मंक्स? हाँ होते हैं, बिल्कुल होते हैं। वो मंकी बन जाते हैं धीरे धीरे करके, सो रहे हैं, कुछ करने को है नहीं, उठेंगे खाएंगे फिर सो जाएंगे, फिर उठेंगे खाएंगे फिर फिर देन फिर उसके बाद वो दे कांट स्टे एज मंक्स। भैया व्यक्ति ढूंढता है भाई यहाँ तो मुझे मज़ा आ नहीं रहा, भाई रोज़ वही सेम कपड़े पहन रहा हूँ, हम भी पहने कभी कुछ ग्रीन, कभी ब्लू, कभी इलेक्ट्रिक पिंक, हम भी कुछ पहने यार, जिंटैक कुछ हम भी करें। सो देन ही गोज फॉर अदर थिंग्स, अदर काइंड ऑफ प्लेजर्स, तो फिर वो मंक रह नहीं पाता। सर जब आप शादीशुदा लोगों को देखते हो, स्पेशली जो स्पिरिचुअल शादीशुदा लोग होते हैं, तो आप क्या सोचते हो? एंड डू यू फील कि अ हाउस होल्डर कैन स्पिरिचुअली प्रोग्रेस ऑल्सो? ऑफ कोर्स बिल्कुल कर सकते हैं। व्हेन आई सी हाउस होल्डर्स, आई सी कि कलयुग में जो प्रैक्टिकल आश्रम है वो तो गृहस्थ आश्रम ही है। कुछ हमारे ऐसे लोग रहते हैं नो डाउट, बट वी आर इन माइनॉरिटी। जैसे आप देखो सिविलियंस की परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, बीएसएफ के नौजवान कुछ रहेंगे, लेकिन 99.999% तो सिविलियंस ही है, राइट। उस तरह से जो मंक्स हैं उनकी परसेंटेज हमेशा कम ही रहेगी। ये लोग बीएसएफ के नौजवान ही हैं, ऐसे ही ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स वाले कि हमारी जो मोरालिटी और स्पिरिचुअलिटी का जो बॉर्डर है उसकी रक्षा करने के लिए लोग तैनात रहते हैं, तो दे आर मंक्स, पर इनकी परसेंटेज कम ही रहेगी। और कलयुग के लिए प्रैक्टिकल जो है वो गृहस्थ आश्रम ही है। ऑफ कोर्स समबडी कैन बी अ मंक, फैंटास्टिक, मैं डिस्करेज नहीं कर रहा, समबडी इज एस्पायरिंग फॉर मंकहुड, वो प्रैक्टिकल नहीं है, वो नहीं हो पाएगा, नहीं है, हो सकता है, बट फॉर फ्यू, मे नॉट बी फॉर एवरी वन। लेकिन गृहस्थ लाइफ में स्पिरिचुअलिटी है, बिल्कुल है, उसके हालांकि अपने चैलेंजेस हैं, उसके अपने चैलेंजेस हैं, लेकिन हम कहें बिल्कुल ही नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है। इट इज सर वी हैव टू कीप आवर लाइफ सिंपल। गृहस्थ लाइफ में क्या होता है कि देयर आर ऑल फैसिलिटी टू मेक आवर लाइफ कॉम्प्लिकेटेड। गृहस्थ लाइफ को कितना कॉम्प्लिकेटेड बनाना चाहे बना सकते हैं एक्चुअली, लेकिन फिर चीज़ों को सही प्रायोरिटी देना और जितनी देनी चाहिए उतनी ही देना, वो थोड़ी सूझबूझ का इस्तेमाल अगर कोई व्यक्ति करे तो गृहस्थ आश्रम में रह करके भी व्यक्ति स्पिरिचुअल हो सकता है। या संत तुकाराम जैसे लोग भी हुए जो कि महान भक्त हुए, एंड दे वर डीपली स्पिरिचुअल एंड ही वाज अ गृहस्थ था, तो ऐसे भी लोग हुए हैं। नारद मुनि जैसे भी लोग हुए हैं, अर्जुन है जो कि गृहस्थ है, और नारद मुनि इज ब्रह्मचारी, हनुमान जी इज अ ब्रह्मचारी। सो बेसिकली इन अ गृहस्थ आश्रम ऑल्सो यू मेक योर लाइफ सिंपल। बहुत ओवर एम्बिशियस नहीं होना चाहिए, हम दुनिया के साथ हम भी रेस लगाएंगे, हम भी दिखाएंगे, हम भी झंडे गाड़ के दिखा दें। अच्छा जिन्होंने झंडे गाड़ लिए वो क्या कर रहे हैं? वो झंडे के नीचे बैठ के दारू पी रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? पहले देसी दारू पीते थे, बट नाउ दे आर CEOs एंड CFOs एंड चेयरमैन एंड दिस एंड दैट एंड ओनर्स ऑफ अ कंपनी, अब वो विदेशी दारू पीते हैं। हो, तो ये है हमारी लाइफ की अचीवमेंट। सो गृहस्थ जो व्यक्ति है उसको इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहिए लाइफ को। अपनी लाइवलीहुड मेंटेन करने के लिए, टू टेक केयर ऑफ वंस फैमिली, उतना थोड़ा वो काम करेगा, बाकी टाइम ही फोकस ऑन स्पिरिचुअलिटी, एंड दैट इज द स्टैंडर्ड एक्चुअली, दैट इज द वे हाउस होल्डर शुड लिव। डायरेक्ट सवाल है, हाँ, गृहस्थ आश्रम में फिर सेक्स का क्या रोल रहता है मैरिज में? सेक्स लाइफ वैसे आइडियली तो वैसे इट इज मेंट फॉर प्रोक्रिएशन। जैसे अगर आप जानवरों में देखें ना, दे यूज इट फॉर प्रोक्रिएशन, ब्रीडिंग सीजन आता है, प्रोक्रिएट करते हैं, उसका फिर अपने दुनिया में आगे बढ़ जाते हैं। सो आइडियली दैट्स द स्टैंडर्ड। लेकिन अगर कोई अभी उस स्टैंडर्ड पे नहीं है तो उस स्टैंडर्ड पे आने के लिए प्रयास कर सकता है। इवन अगर मान लो स्टैंडर्ड फॉलो नहीं कर पाया, समबडी इज वेरी मच एडिक्टेड टू सेक्स लाइफ, ऐसा व्यक्ति भी स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिस करे धीरे धीरे करके, उसको जब हायर टेस्ट मिलता है तो ये चीज़ रेगुलेट होनी शुरू हो जाती है धीरे धीरे करके। दोनों पार्टनर्स? हाँ, दोनों पार्टनर्स के लिए दोनों साथ लेके चलेंगे। ऐसा नहीं कि जो आगे बढ़ गया ये पीछे रह गया, तो अब थोड़ा सा इसको पीछे आना पड़ेगा, इसको थोड़ा आगे आना पड़ेगा, इस तरह से गाड़ी आगे बढ़ती है। सो गृहस्थ आश्रम में द फिजिकल इंटीमेसी इज नॉट ऑल इन ऑल, वही सब कुछ नहीं होती। देयर इज इमोशनल इंटीमेसी, देयर इज स्पिरिचुअल इंटीमेसी। तो इन चीज़ों पर भी ध्यान देना चाहिए। आजकल हम देखते हैं डिवोर्स रेट क्यों बढ़ा हुआ है इतना ज़्यादा, रीज़न भी क्या है, सारे रिश्ते की फाउंडेशन फिजिकल इंटीमेसी ही है। इट्स इंपॉर्टेंट पार्ट। वरना सोचे बस यही है सब कुछ, सर्वे सर्वा यही है, नहीं ऐसा नहीं है। इसके अलावा इमोशनल इंटीमेसी, लाइफ फॉर एग्जाम्पल स्पेंडिंग टाइम विद ईच अदर। मैं अपनी वाइफ के साथ किचन में कुकिंग करता हूँ, आफ्टर लंच और आफ्टर डिनर हम साथ वॉक करने के लिए जाते हैं, एंड देन वी शेयर हार्ट्स विद ईच अदर। इमोशनल इंटीमेसी, हम साथ बैठे गीता पढ़ते हैं, हम साथ बैठ के हरे कृष्णा करते हैं, हम साथ टेम्पल जाते हैं, हम साथ में कोई ना कोई सेवा करते हैं, दैट स्पिरिचुअल इंटीमेसी। सो इसलिए ये सब भी होना चाहिए। देन गृहस्थ आश्रम में somebody कैन बिकम स्पिरिचुअली परफेक्ट एज वेल। तो फिर धीरे धीरे करके फिर ये जो फिजिकल इंटीमेसी इसकी परसेंटेज और कम होती रहती है, बिकॉज अब ऊंचा रस मिलता रहता है ना, तो धीरे धीरे करके इसकी परसेंटेज और कम होती रहती है। सो पर यस, लाइफ इज मिक्स ऑफ ऑल द थ्री काइंड ऑफ इंटीमेसी, तीन होनी चाहिए। और अगर इसी को फाउंडेशन बनाएंगे विच इज फिजिकल इंटीमेसी, तो फिर थोड़ा सा लेफ्ट राइट कुछ होता है जब फिजिकल इंटीमेसी के चक्कर में अब मेरे को सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही, दूसरा व्यक्ति अब इतना नहीं कर पा रहा बिकॉज ऑफ एज, एक मिड एज क्राइसिस आता है,
अब उसकी वजह से मैं नहीं कर पा रहा हूँ सेटिस्फाई, तो देन कलह कलेश, ताने मारना, एक दूसरे को दिल दुखाना, कड़वे वचन बोलना, उसकी वजह से देन दे बिकम एटलीस्ट मेंटली डिवोर्स्ड इफ नॉट लीगली डिवोर्स्ड। तो ये सब होता है बिकॉज फाउंडेशन इज दैट ओनली। सो इसके अलावा बाकी इंटीमेसी भी है, इमोशनल इंटीमेसी एज वेल एज स्पिरिचुअल इंटीमेसी। सर जब दो लोगों की शादी होती है हाँ तो उनका साथ में स्पिरिचुअल प्रोग्रेस भी होता है। इज इट नेसेसरी कि अगर एक पार्टनर का स्पिरिचुअल प्रोग्रेस होगा तो दूसरे पार्टनर का भी हो जाएगा? क्योंकि लोग कहते हैं कि शादी की स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस यही होती है कि अगर आप किसी से शादी कर रहे हो द टू सोल्स बिकम वन सोल। या उनमें से एक सोल की अगर स्पिरिचुअल एडवांसमेंट हो गई तो दूसरे सोल का क्या होता है? ओके, तो हस्बैंड वाइफ को बोला होता क्या है? वैसे तो ये है, इसमें ना एडवांटेज जो है वो लेडीज़ को ज़्यादा है। अगर हस्बैंड वट एवर स्पिरिचुअलिटी ही इज एबल टू प्रैक्टिस बिकॉज वाइफ इज़ फैसिलिटेटिंग, 50% जो कोटा है हस्बैंड का वो वाइफ को अपने आप ट्रांसफर हो जाता है बिकॉज शी इज़ कुकिंग, शी इज़ वॉशिंग क्लोथ्स, वो घर संभालती है। इसलिए ये भाई साहब मस्त होकर के अब स्पिरिचुअलिटी पे फोकस कर पाते हैं। पर आप जो भी कर रहे हैं सर, आपका 50% आपकी वाइफ को ट्रांसफर होगा, सो यू हैव टू डू मोर, क्योंकि आपकी वाइफ को ट्रांसफर हो रहा है, राइट। साथ में इसमें ये भी चीज़ है कि ना दोनों को एक दूसरे को साथ भी देना चाहिए। कभी कभी होता है कि ना हस्बैंड फेरारी में चल रहा है और ये बेचारी चल रही है रिक्शा में, सो इसको थोड़ी फेरारी अपनी स्लो करनी चाहिए कि इसके भी रिक्शे को धीरे धीरे करके फेरारी बनाए और फिर दोनों साथ साथ फेरारी में आगे फास्ट चले। तो इसलिए स्पिरिचुअलिटी में इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। कभी कभी होता है क्या, एक व्यक्ति आगे बढ़ रहा होता है, कहता है अरे उसको छोड़ो भाई, वो तो कुछ करने वाला है नहीं, दूसरा वो तो बेकार आदमी हो, तो हम तो आगे बढ़ें। ये अच्छी चीज़ नहीं है, साथ साथ चलना चाहिए एक्चुअली। सो एक दूसरे को हेल्प करनी चाहिए। सो इन गृहस्थ आश्रम दे कैन बी एक्ट लाइक लैडर फॉर ईच अदर। हम सीढ़ी बने एक दूसरे के लिए, इंस्टेड ऑफ डिमीनिंग द अदर पर्सन। तुमसे तो होता नहीं है, तुम तो बेकार ही हो, या तुम तो बेकार ही हो, तुमसे तो ये होने का है नहीं, देखो तुम्हारे बस की नहीं है, बजाय कि ये करने के हेल्प करना चाहिए, इंस्पायर करना चाहिए, और बाकी क्या है, देयर अदर गृहस्थ स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर्स एज वेल, तो उससे बहुत फर्क पड़ता है बिकॉज वी सी अदर देर आल्सो प्रैक्टिसिंग वेरी नाइसली। सो नाइसली प्रैक्टिसिंग गृहस्था डिवोटी का संग करके मेरी गृहस्थ लाइफ में इंस्पिरेशन आती है, भाई देखो वो भी तो अच्छा कर रहे हैं, हम क्यों ना करें। इंस्पिरेशन नहीं, वी कैन ऑल्सो बिकम स्पिरिचुअली परफेक्ट इन गृहस्थ आश्रम। या मेरा अनलिमिटेड सवाल है आपके लिए सर, पर एक शायद लास्ट सवाल इस पॉडकास्ट के लिए। आजकल मैं किस्मत के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा हूँ, डेस्टिनी। उसके साथ साथ मैंने थोड़ी एस्ट्रोलॉजी की पढ़ाई शुरू की है। क्या होता है ये सब, मांगलिक, राहु केतु, ये सब चीज़ें होती क्या है, इनका लॉजिक होता क्या है? फिर मैंने योगानंद परमहंस की एक किताब में ये भी पढ़ा कि अगर आप बहुत डीप मेडिटेशन में चले जाओगे, एस्ट्रोलॉजिकल इफेक्ट्स वॉश अवे, और आपकी पर्सनालिटी ट्रेट्स ऑल्सो सम ऑफ देम वॉश अवे। तो आपकी क्या राय है व्हेन इट कम्स टू समथिंग लाइक डेस्टिनी, किस्मत? एक्चुअली ये राहु केतु वगैरह और कुछ नहीं है, बेसिकली लॉ ऑफ कर्मा इज वर्किंग। ठीक है जी, अगर ऐसा आप बोलते हैं कि आपकी तो 19 साल की शनि की महादशा है, इसका मतलब है 19 साल यू विल बी गोइंग थ्रू एंग्जाइटी, इनकेस आपका शनि राइटली प्लेस नहीं है, और यू विल बी गोइंग थ्रू एंग्जाइटी, आपके काम स्लो हो जाएंगे बिकॉज शनि इज़ वेरी स्लो प्लैनेट, तो आपके काम बड़े स्लो हो जाएंगे, यू विल फील मोर फ्रस्ट्रेटेड, असफलताएं मिलेंगी, एलिगेशंस मिलेंगी। सो बेसिकली ये मेरा कर्म ही है कि अगले 19 साल मेरे को ये कर्म भोगने। सो फिर उसको उस चीज़ को बताने के लिए ये भाषा क्या है कि आपका 19 साल शनि भारी है। नो डाउट शनि वाकई में देयर इज अ पर्सन नोन एज शनि जो कि काम कर रहा है, लेकिन वो इसलिए कर रहा है बिकॉज वी आई हैव दैट काइंड ऑफ कर्मा। ऐसे नहीं शनि मतलब बिना मतलब लगा कि चलो मैं अक्कड़ बक्कड़ में वो 80-90 पूरे इसकी बैंड में जाता हूँ, सोन निकल के भागा, चोर निकल अब मैं इसकी बैंड में जाता हूँ। ना ऐसा नहीं है, ही इज बीइंग इन चार्ज, उसके वो कर्म ही है जो उसको दे रहा है वो। शनि इज नॉट गिविंग समथिंग एक्स्ट्रा। वो पागल आदमी थोड़ी ना है कि वो बिना मतलब किसी को दुख देता रहेगा। वो पिछले जन्म के कर्म आपके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट को डिसाइड एग्जैक्टली। तो बेसिकली हमारे जो पिछले जन्म के कर्म है, इवन इस जन्म के जो कर्म है, दे गेट रिफ्लेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट। उससे वो बेसिकली आपके कर्मों को पढ़ने का जो लिपि है, द लैंग्वेज टू रीड आउट कर्मा, उसको बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी बेसिकली, और कुछ नहीं। तो जैसे आपके कर्म करते रहते हैं तो होता क्या, आपका एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट जो है आप पे इतना अप्लाई होना कम हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे जली हुई रस्सी होती है ना, जली हुई रस्सी के अंदर कॉइल्स तो नज़र आती हैं, लेकिन उसमें अगर उंगली डालो ना, वो बरूदा ही होता है, अंदर सब्सटेंस नहीं होता उसका। सिमिलरली अगर कोई व्यक्ति स्पिरिचुअल है तो उसकी भी एक कॉइल्स नज़र आएंगी, कहते हैं आप स्पिरिचुअलिस्ट हैं, हाँ जी, कहते हैं लेकिन आपकी तो लकीरें नज़र आ रही है, लाइफ लाइन है, हेडलाइन ये से नज़र तो आ रहा है, लेकिन इनके पीछे जो कर्मा है ना वो जलता रहता है।
Like Shastra is mentioned when we do kirtan. So somebody does kirtan. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. इससे ये लकीरों के नीचे का जो कर्मा है वो जलता रहता है. तो इसलिए अगर कोई अच्छा स्पिरिचुअलिस्ट है ना, उसका कोई एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट अगर पढ़ रहा होगा तो उससे कई चीज़ें मैच नहीं करती. जैसे मेरा सूर्य और चंद्र मेरे एक ही घर में, तो कुछ एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं, कहते हैं आपके मूड स्विंग्स रहते होंगे जी, एक ही घर में है. हाँ, सूरज भी और चंद्रमा एक ही घर में, आपके मूड स्विंग्स होते हैं, कभी बड़े गर्म कभी बड़े ठंडे. सो आई टेल देम नहीं, ऐसा नहीं है. ऐसा नहीं होता. अच्छा, मैं कहा वो पहले हुआ करते थे लेकिन अभी तो कुछ नहीं हुआ, मैं सेम मूड में ही रहता हूँ, सुख में दुख में ऐसे ही रहता हूँ. अच्छा, इसमें नजर आ रहा है जी आपका तो मूड स्विंग होने चाहिए. बेसिकली दिस कर्मा इज बीइंग बर्न्ट आउट. जैसे मेरे एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट को देखिए, कहेगा अच्छा आपका स्टमक डिसऑर्डर रहते हैं जी, आपको एसिडिटी वगैरह रहती है. मैं कहा नहीं, अब नहीं रहती, पहले रहा करती थी. दिस वाज इन माय कर्मा. बट सिंस द डे आई एम टेकिंग कृष्ण प्रसाद, आई ऑफर फूड टू गॉड एंड देन टेक, उस दिन से मेरी एसिडिटी चली गई. सो माय कर्मा गॉट कट. पर मेरे चार्ट में नजर आता है आज भी, पर लेकिन उसके पीछे का सब्सटेंस है वो कट जाता है. तो इस तरह से somebody becomes very very spiritual, तो उसे कर्म जो इस तरह से करते रहता है. लास्ट थिंग जो रहती है, जो कि नहीं कटती, जो कि भक्ति की शक्ति से नहीं कटती, वो है प्रारब्ध. ये शरीर, अगर शरीर भी कट गया फिर तो when you die, हमें शरीर को भगवान की सेवा में लगाए रखें, इसके लिए बस शरीर बना रहता है, विच इज़ द लास्ट थिंग. लेकिन वो चीज़ बांधती नहीं है. लाइक स्पिरिचुअल टेक्निकली ऐसे लोगों बोला जाता है जीवन मुक्त, यानी कि ऐसे व्यक्ति दुनिया में है लेकिन वो दुनिया में नहीं है. वो दुनिया में है, हमारे साथ उठता बैठता खाता पीता हमारी भी चलता फिरता नजर आता है वो, लेकिन वैसे वो इस दुनिया में नहीं है क्योंकि उसके कर्म जो है कट गए हैं. तो ये शरीर उसको बांधता नहीं है, ये शरीर उसको प्रोवोक नहीं करता कि तू यार ऐसा वाला मजा कर ले, तो वो तो शरीर उसको बांधता नहीं है. सो बस ये लास्ट प्रारब्ध बस ये रह जाता है शरीर. बट दैट ऑल्सो बिकम स्पिरिचुअलाइज. वाई? बिकॉज इट इज 100% एम्प्लॉयड इन द सर्विस टू ऑफ द लॉर्ड. दैट्स द थिंग. तो इसलिए जो भक्त होंगे, जो प्रभु के भक्त होंगे, तो भगवान जो है उन्हें कर्मों काटते रहते हैं. अच्छा, वेयर इज इट मेंशन कि भगवान काट देते हैं? सो भगवद गीता चैप्टर 18 वर्स 66, कृष्ण से सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि. आई फ्री यू फ्रॉम ऑल सिंफुल रिएक्शंस. रियली? मा शुचा, डरो मत, डू नॉट फियर. तो ये भगवान श्री कृष्ण की इंश्योरेंस पॉलिसी दैट यस आई कैन चेंज एस्ट्रोलॉजी, I can change your karma. Aham tvam sarva papebhyo mokshishami. I can free you from all karmic reactions. पर उसके लिए करना क्या है? सर्व धर्मान परित्यज्य, all these kind of worldly religiosity परित्यज्य. माम एकम शरणम व्रज. Just take exclusive shelter of mine in the spirit of devotion. I'll take care of karma. Don't worry. Do not fear. Ma shucha. Like we have Varadaraja in South India. उनके यहाँ लिखा हुआ तमिल में Ma shucha. Do not fear. That's the thing. So then the person doesn't have to worry about astrology. ऐसा. थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि एक इंजीनियरिंग सीनियर ने इंजीनियरिंग जूनियर को बहुत सारी चीज़ें समझाई इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम के बारे में. थैंक यू सर, आपने काफ़ी सारे सवालों का जवाब दे दिया. मुझे अक्सर एज अ पॉडकास्टर थोड़ा क्रिटिसिज्म मिलता है कि मैं कॉन्वर्सेशंस नहीं करता और मैं सिर्फ सवाल पूछता हूँ. बट अगर आप जैसे इंसान मेरे सामने बैठे हैं तो ऑफ कोर्स मुझे सिर्फ सवाल पूछने और सीखना आपसे. सो थैंक यू सर. कैसा रहा ये पॉडकास्ट? मुझको तो बहुत अच्छा लगा. आई एंजॉयड इट. पर आपके लिए इसमें क्या है, क्योंकि आपने बस आंसर्स रिले किए. हाँ. तो व्हाट हैव यू गॉट आउट ऑफ दिस? दिस इज माय सर्विस टू गॉड. दिस इज माय सर्विस टू ह्यूमैनिटी. एक्चुअली सबसे बड़ा दान वो ज्ञान का दान है. ऑफकोर्स बाकी दान भी होते हैं, धन का दान, लोग ब्लड डोनेट करते हैं, दैट्स आल्सो वेरी गुड डोनेशन. लेकिन जो सबसे ऊंचा दान है वो है ज्ञान का दान. अज्ञानता दूर होती है और दुनिया में सारे दुख का कारण इग्नोरेंस है. आई एम बेसिकली अटैकिंग इग्नोरेंस. तो ये मेरी समाज के प्रति सेवा है कि मैं अज्ञानता को काटूं. सो मैं यहाँ पर क्यों आया? जब यहाँ पर जैसे मेरे पास पैसे वैसे है नहीं, आई गॉट द स्पॉन्सरशिप. भाई मेरे को पैसा दे दो, बुक माई फ्लाइट सो दैट आई कैन कम टू मुंबई. मैं रणवीर जी के पॉडकास्ट में दूंगा, वहाँ पे शो करूँगा, और सवाल पूछेंगे मैं आंसर करूँगा. दैट्स इट. मेरे को क्या मिला इसके अंदर? कुछ भी नहीं. लेकिन मेरा ऐसा हुआ क्या? आई डिड द सेवा. I did my service to help some of the souls come closer to him. I have helped some of the souls कि ना वो इसको सुन करके उनकी अज्ञानता कुछ कटेगी and then they would come nearer to Krishna and that's why they would become happier.
वो कहीं ना कहीं खुश होंगी और वो आनंद में आएंगी, यस दिस इज़ माई सर्विस। इसकी कोई सैलरी नहीं है, लेकिन हम जो काम करते हैं बिना सैलरी वाला, इसके पीछे कोई मॉनेटरी गेन नहीं होता, सेल्फलेस होता है, इसमें सबसे ऊंचा आनंद है एक्चुअली। दिस इज द टॉप मोस्ट थिंग, इट इज़ मोस्ट फुलफिलिंग अपने आप। मैं इसलिए नहीं करता बिकॉज इट इज़ वेरी फुलफिलिंग, मैं इसलिए करता हूँ जस्ट इट्स एन ऑफरिंग ऑफ लव, इट्स एन ऑफरिंग ऑफ लव फॉर गॉड, इट्स एन ऑफरिंग ऑफ लव फॉर द ह्यूमैनिटी। सो इसलिए बस दैट्स इट, हमारा ये काम है, यहाँ वहाँ जा करके बस ये चर्चा करना। I could continue as a computer science engineer, I could be a project lead, project manager, I could continue, पर वो चीज़ कभी इतनी fulfilling नहीं हो सकती बिकॉज हम कुछ करते हैं then we take something also। पर ये जो सेवा है of giving knowledge, divine knowledge, which nourishes a soul, आत्मा का पोषण होता है इससे, this is the topmost service to humanity। तो भगवान ने मुझको इस सेवा में लगाया है, ये मेरा सौभाग्य है। और आज मुझको ये सेवा का मौका मिला बिफोर रणवीर, वाह जी वाह, तो हमारे तो बल्ले बल्ले हो गई। तो इसलिए दैट्स इट, आई केम हियर फॉर दिस सर्विस, सेवा। आप कोई फीडबैक देंगे मुझे? नहीं, मेरे पास कोई फीडबैक नहीं है, यू मे जस्ट कंटिन्यू एंड जस्ट बी सिंसियर, प्रे टू सुप्रीम लॉर्ड श्री कृष्णा टू अट्रैक्ट योर माइंड मोर एंड मोर टुवर्ड्स हिम, बिकॉज दैट्स द पर्पस ऑफ ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ, और स्टे इन एसोसिएशन ऑफ गुड डिवोटीज and make this human form of life a great success by reviving intense, pure, divine, maddening love for Supreme Lord Shri Krishna. That's the purpose of this human form of life. And may you become successful in your attempts. थैंक यू। Yeah, thank you very much. Hare Krishna. हरे कृष्ण। दोस्तों, तो ये था आज का एपिसोड। पता है, इन एपिसोड रिकॉर्डिंग्स के बाद मुझे लगने लगा है कि यार मैं क्यों सोच रहा था कि TRS हिंदी बंद करना चाहिए। जेन्युइनली लाइफ में बहुत ज़्यादा काम बढ़ चुका है। आई फील आई एम ऑलमोस्ट ओवरवर्क टू अ सर्टेन डिग्री, पर इस तरह की बातचीत सिर्फ हिंदी में हो सकती है। आई फील कि लॉन्ग टर्म में ये जो हम कर रहे हैं ना, ऐसे तरीके के हिंदी एपिसोड जहाँ स्पिरिचुअलिटी की थीम होती है, जहाँ धर्म की थीम होती है, ये एपिसोड सबसे ज़्यादा स्पेशल होंगे और लॉन्ग टर्म में इन्हीं को मिलेंगे सबसे ज़्यादा व्यूज़, सबसे ज़्यादा शेयर्स, और यही एपिसोड्स करेंगे सबसे बड़ा इम्पैक्ट इस दुनिया में। अमोघ लीला प्रभु जी को मेरा प्रणाम, मेरा थैंक यू सर, आपने हमारे साथ इतना बढ़िया एपिसोड रिकॉर्ड किया। TRS हिंदी के लिसनर्स को मैं ये पूछना चाहूँगा कि और किसको आप देखना चाहोगे इस पॉडकास्ट पे, प्लीज़ कमेंट कीजिए नीचे। और TRS इंग्लिश भी कभी कभी देख लीजिए, वहाँ भी बहुत सारे स्पिरिचुअल एपिसोड्स हम रिकॉर्ड करते रहते हैं। TRS इंग्लिश में बहुत हाई लेवल की इंग्लिश नहीं होती है, हम बेसिक इंग्लिश में बात करते हैं ताकि जितने हो सके उतने लोगों तक वो बातें पहुँचे। फॉलो TRS हिंदी, फॉलो TRS इंग्लिश, एंड कीप सपोर्टिंग द बियर बाइसेप्स टीम। नमस्ते, धन्यवाद।